आज कोई एजेंडा मैंने डिसाइड नहीं किया है। 90 दिनों का एक्शन प्लान। और एक्शन प्लान में एक बात पहले समझो कि मैं मेंस के रोल से अब तक पूरी तरह से नहीं निकल पाया हूँ। 6 महीने मेंस में बहुत बुरी तरह फंसा रहा। 14-15 लोगों के साथ दिन रात 24/7 बस मेंस 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 में दृष्टांत की तरह मेरा पुत्र मेरा पुत्र। और अच्छी बात यह है कि अच्छा हो गया। प्रीलिम के रोल में धीरे धीरे आ रहा हूँ। अब तुम बोलोगे कि 3 महीने बचे हुए हैं, मास्टर जल्दी कर लो। तो उसके लिए इतना ही कहना है कि भाई मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, आप लोगों ने भी दिया है। यूपीएससी के लिए 1.5-2 महीने 2.5 महीने कहीं पढ़ते थे, फिर भी होता था। जो लोग 1 साल तक खाली प्रीलिम रटते थे उनका भी नहीं होता था। जो लोग इंटरव्यू के बाद में 1 महीने बाद प्रीलिम होता था, इवन मैं भी, उनका भी हो जाता था। तो एक बार तो अपने किसी सेक्रेटरी नहीं था वो, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल था या क्या था, अटॉर्नी जनरल था, उसने बोला था 1 महीने से ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये है कि प्रीलिम के लिए 3 महीने मोर देन इनफ है। और टीम के लोग लगे हुए थे, मैं भी रोल में आ गया हूँ। आप देख रहे हो, अब करंट अफेयर, अब ऐसे थोड़ी करंट अफेयर में कोई मैगजीन उठाऊँ और पढ़ाना शुरू कर दूँ। पहले होमवर्क करना पड़ेगा ना भाई, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। अब आपको स्पोर्ट्स और अवार्ड रिपोर्ट ये सब का क्वेश्चन दिया, तो क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन दे नहीं सकते थे, 30-40 क्वेश्चन ही दिया है, 30 क्वेश्चन कहीं मैक्सिमम। और वो उस आधार पे दिया जिस आधार पे आयोग ने प्रश्न पूछा है, ठीक है ना। क्योंकि हम कोई फैक्ट्री में उत्पादन थोड़ी करते हैं कि आपको 2000 क्वेश्चन देंगे फिर बोलेंगे मेरे यहाँ से आया, वो तो करना नहीं है। मेंस में भी 50-60 प्रश्न बुकलेट में दिया, तो उसमें से 10-12 फंस गया हर पेपर में। तो अगर फंसेगा तो ठीक है, नहीं फंसेगा तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो 2000 प्रश्न में तो है नहीं। मेरा नहीं फंसेगा तो किसी का नहीं फंसेगा, प्रॉब्लम क्या है ना। उनका फंसेगा जो पूरे मोहल्ले का कचरा बेच रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो पहली चीज़ तो मज़े करो। 3 महीने बहुत हैं, मतलब बहुत। अब एक मैडम ने बोला अभी, आई हो मैडम परिहर साहब? नहीं आई हो। बोला मेरा बीपीएससी भी है, आरओ भी है, फिर ऐसे लोगों के लिए स्ट्रेटजी। तो कैसे है कि ये डाल डाल और पात पात तो मैंने खेला नहीं। यूपीएससी देता था, यूपीपीसीएस भी दे देता था कभी कभी। अब आरओ, बीपीएससी, यूपीपीसीएस से तीनों का बैलेंस कैसे हो, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। मुझे सोचना पड़ेगा, तीनों का सिलेबस मैच करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ क्या कर सकते। तो मैं इस बारे में एक्सपर्ट नहीं हूँ, आई एम रियली सॉरी। मैं कट ऑफ का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं 4-5 एग्जाम में कैसे बैलेंस बिठाएं उसका भी एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं एक्सपर्ट हूँ मेंस का और मेंस मैंने पढ़ाया, जी भर के पढ़ाया, बहुत अच्छे से पढ़ाया। जिसको फ़ायदा हुआ उसको भी, जिसको नहीं फ़ायदा हुआ उसको भी। अभी टीम को बोल रहा था 1 हफ्ते के लिए पूरा मेंस का भगीरथ जो प्लस है वो ओपन एक्सेस कर देते हैं सर्वजन सुलभ, ताकि जनता देख ले किस तरीके से काम हुआ है। फिर उसने बोला कई लेक्चर्स तो यूट्यूब पे भी अपलोडेड हैं, तो सर्वजन सुलभ करने का कोई मतलब नहीं बनता है, उसका मिसयूज हो जाएगा, लोग डाउनलोड करके घर चले जाएंगे, ठीक है। तो वैसा मत कीजिए। कहा ठीक है। लेकिन प्रीलिम के लिए 3 महीने बहुत हैं, बहुत हैं, बहुत हैं। एक्शन प्लान क्या होगा उस पे मोटा मोटा बात कर लेंगे, ज़्यादा समय लेंगे नहीं। फिर आप लोगों का जो सवाल होगा उस पर हम बात करेंगे मोटा मोटा। इस पे हम पीसीएस प्रीलिम की ही बात करेंगे, ठीक है। आरओ के जो विद्यार्थी हैं जिनको 20 दिन बाद 29 जुलाई है टाइगर डे, 29 को है एग्जाम आपका आरओ का। 27 को टाइगर डे, 29 को होता है, ठीक है जी सर। तो 27 को आपका एग्जाम है। आपके लिए मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, स्पोर्ट्स हो गया, स्कीम्स हो गए, वेबसाइट एप्लीकेशन पे उसके कंटेंट और क्वेश्चन अपलोड हो गए जो भी रिसर्च किया था। अगला रिसर्च इंटरनेशनल रिलेशन का है, लास्ट ईयर भी किया था, इस बार भी किया है। उसकी वीडियो थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी और फिर उसी आधार पे प्रश्न बना करके हम अपलोड कर देंगे। ऐसे ही फिर नेशनल हो जाएगा। तो आपके एग्जाम के पहले जो भी हमें लगता है बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं और आ सकते हैं, उनको हम आपके लिए उपलब्ध करवा देंगे, क्विज के फॉर्म में, एमसीक्यू के फॉर्म में, कंटेंट के फॉर्म में। और बोझ नहीं है, उसको 1 दिन में भी सारा आप कवर कर सकते हो। इतना ही सवाल रहेगा, खाली रैंक वैंक भी उसमें पता चल जाती है। बाकी जो पीसीएस के मित्र हैं उनके लिए लेक्चर लूँगा प्रॉपर, जैसे लास्ट ईयर लिया था 18-19 लेक्चर करंट अफेयर का। इस बार 25 लेक्चर लगभग होगा, 25 वीडियोज लगभग आएंगे, क्योंकि करंट अफेयर ऐसे नहीं रटवा सकते, रिटेन नहीं होता है ना, एग्जाम में ध्यान नहीं रहता है। तो उनके लिए प्रॉपर 20-25 लेक्चर होंगे, छोटे छोटे होंगे, 30-30, 40-40 मिनट के लाइव लेक्चर्स होंगे। और जो आरओ के लिए भी हो जा रहा है, इसी से उनका बैकलॉग भी क्लियर हो जाएगा। तो इधर वाला बैकलॉग क्लियर हो जाएगा, आने वाले 3 महीने के लिए लेक्चर के माध्यम से कवर कर लेंगे। तो कंफर्टेबल हो जाओगे करंट अफेयर में, तनाव नहीं, फिर टेस्ट वगैरह भी होंगे। रही बात बाकी विषयों की, तो हिस्ट्री के लिए विजय सर ने पढ़ा ही दिया है आपको, लेकिन उन्होंने पढ़ाया है बहुत कॉन्सेप्चुअली। लास्ट ईयर का मेरा भी पीओआईक्यू के सहारे कंप्लीट जीएस वाली सीरीज अपलोडेड ही है। लेकिन हिस्ट्री के लिए मेरी योजना फिर से वही दोहराता हूँ जो मैंने पहले भी कहा था, कि जो भी
एक काम चल रहा है, जैसे हमने मेंस के लिए क्या किया, मेंस के लिए सबसे पहले किया, आपको मेमोराइज करवा देता हूँ। सबसे पहले क्या किया मैं दिखाई देता हूँ आपको, तो आपको आइडिया इससे आएगा इनसेट क्या करने वाला हूँ। तो स्क्रीन दिख रहा है मित्रों, दिख रहा है ना? तो जो भागीरथ के स्टूडेंट हैं, सभी भागीरथ वालों को हम प्रीलिम पढ़ा ही रहे हैं वैसे ही, तो उनको पता होगा सबसे पहले हमने क्या किया था कि हमने जीएस के सभी पेपर्स जो थे अधिकतर के, हमने उनमें मेंस की शोध श्रृंखला चलाई थी। उसमें हमने पीवाईक्यू के जितने भी 2018 से 2023 तक हुए थे, उनकी पीवाईक्यू को रिसर्च करके हमने बताया था कि भाई किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और आने वाले समय में कैसा प्रश्न पूछा गया जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि हमने कुछ 91 वीडियो जिसमें दिख रहा है 85 लेक्चर्स हमने लिए अलग अलग पेपर्स में, पूरी तरीके से पेपर वाइज, GS3 GS6 1 2 3 4 सारा। उसके बाद हमने क्या किया, कंटेंट उनका कॉम्प्रिहेंसिव दिया, इसी में से 224 फाइल आपको दिख रही होंगी। लाइव टेस्ट, लाइव एवेल्युएशन, ये क्यों प्रक्रिया बता रहा हूँ क्योंकि प्रीलिम की प्रॉब्लम कैसी है, फिर उसके बाद में सेक्शनल टेस्ट, फिर फुल लेंथ टेस्ट, उसके एवेल्युएशन, फिर बुकलेट, फिर उसके बाद में उन्हीं बुकलेट का 2-2 घंटे में पूरी तरीके से रिकॉर्डिंग और जो हिट हुए सीधे सीधे। ये प्रीलिम वालों को क्यों बताया जा रहा है 10 सेकंड में, इसलिए बताया जा रहा है कि भाई हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, ठीक? आपको 1000 क्वेश्चन एआई इमीडिएट जनरेट करके दे देगा, ऐसी पावरफुल एआई है भी कि आप कोई भी टॉपिक पे किसी भी विषय पर कुछ भी कमांड देंगे, 1000 प्रश्न ऐसे ही जैसे फैक्ट्री में उत्पादन होता है, फटाफट फटाफट फटाफट। मैं अभी अपनी माँ के लिए एक साड़ी लेने गया और साथ में तो वो साड़ी रेशम की, स्थानीय रेशम की साड़ी थी। जीआई टैग भी मिला है, वो नहीं बताऊंगा, नहीं इमीडिएटली आपको समझ में आ जाएगा कहाँ की बात कर रहा है। तो मैंने देखा कि कॉस्टली थी, बहुत ज़्यादा कॉस्टली, 10,000 से भी ज़्यादा की साड़ी वो बता रहा था। तो मैंने कहा इतनी कीमत क्यों है भाई? उसने कहा हमारा उत्पादन देख लो आप, बगल में हम खुद बनाते हैं, एक साड़ी बनाने में 15 दिन 14-15 दिन लग जाता है। मैंने कहा ठीक है दिखाइए। तो मैं अपनी माँ के साथ उस फैक्ट्री में गया, उसके देखा तो एक 15-20 लोग लगे हुए हैं, रेशम की सूत को बुन रहे हैं और जो कलर है जो डाई करते हैं वो भी बड़ा पारंपरिक है। मैं बड़ा प्रभावित हुआ, मैंने कहा ठीक है ये पैसा डिजर्व करता है साड़ी लेने के लिए। हर चीज़ का एक प्रोसेस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या पावर लूम से फैक्ट्रियों में तो साड़ियाँ, हज़ारों साड़ियाँ हर घंटे निकल सकती। समस्या इस बात की है कि मेंस में जो भी लाभ मिला, जिनकी भी आस्था थी उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिला। जो भी आपको लाभ मिला इसलिए मिला क्योंकि आपने उस प्रक्रिया को सहा, उस प्रक्रिया से आप गुजरे। ऐसे प्रीलिम में भी 3 महीने बहुत हैं। तुमको अगर फोमो है, बहुत ज़्यादा फोमो है कि तुम्हारा सब छूट गया है, बर्बाद हो गया है, तो फिर तुम क्या करो ना, जहाँ से रटना है वहाँ रट लो। क्योंकि मैं यहाँ पे बेचने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं यहाँ पे एक मेरा अपना सत्य है। चौरी चौरा कांड में सत्याग्रह वापस लेना पड़े तो ले लिया जाएगा, लोग नाराज हो जाएं तो हो जाएं, लेकिन उनको शॉर्टकट नहीं सिखा सकते, नहीं सिखा सकते, नहीं सिखा सकते। मेंस में भी कभी शॉर्टकट पे जोर नहीं दिया। बुकलेट में पहले दिन भी दे सकता था, बुकलेट पहले महीने भी दे सकता था, बुकलेट छठे महीने दिया, जून में दिया। और जून में देने का उद्देश्य यही था क्योंकि सारी रिसर्च हो गई थी, सारे लेक्चर्स हो गए थे, सारे कंटेंट हो गए थे। फिर उनका जो एक्सट्रैक्ट था, जो उनकी समझ और अनुभव थी, उसके हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम हुए, जिनको फ्रेम होने में ही महीना भर लग गया। तब जाकर के वो क्वेश्चन आंसर तैयार हो पाया। इंपॉर्टेंट आंसर नहीं था मॉडल आंसर, इंपॉर्टेंट उसका क्वेश्चन था। ऐसे प्रीलिम में भी करंट अफेयर में आप देख रहे होगे 1 हफ्ते हमें लग गए, अब हम जाकर के वीडियोज ला रहे हैं, समय लगेगा क्योंकि ये प्रक्रिया मैं किसी और को आउटसोर्स कर नहीं सकता, करना मुझे ही पड़ेगा। फिर टीम उस पे क्वेश्चन में हेल्प कर सकती है, इवन उसका डिजाइनिंग में हेल्प कर सकती है, रिसर्च तो करना ही पड़ेगा। तो करंट अफेयर के लिए भी और पॉलिटी के लिए भी, पॉलिटी के लिए रिसर्च क्या बताया ही था कि भाई 4-5 लेक्चर्स में से 60-70% क्वेश्चन आ जाएंगे। लास्ट ईयर 4-5 लेक्चर ही लिया था आपका, आप अब भी जाकर के उठा के देख लीजिए, 60-70% क्वेश्चन वहीं से। ऐसा नहीं कि मेरे यहाँ से, पॉलिटी के प्रश्नों का मिजाज ही ऐसा है कि गली मोहल्ले में, सड़क में हर दूसरा व्यक्ति पॉलिटी का विशेषज्ञ है। आप किसी भी कोचिंग में जाइए, किसी भी संस्था में जाइए, जिसको कुछ नहीं आता वो भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ा रहा है, ठीक है, आई एम सॉरी बट ऐसा है। तो उसके भी क्वेश्चन फंसते हैं, जितने मेरे फंसते हैं उतने उसके भी फंसते हैं, उससे ज़्यादा उसके फंसते हैं। फ़र्क इतना है कि मैं 4-5 लेक्चर खाली कराता हूँ और वो 40-50 कराता है, क्योंकि बेचारे को उसको सिर्फ वहीं आता है, ठीक। तो पॉलिटी में जो 4-5 लेक्चर लास्ट ईयर कराया था, अपलोड कर दिया, वो देख लो। एक 5 से 6 लेक्चर 5 से 6 टॉपिक पे और करवा दूंगा इस बार, और उनके सारे पीवाईक्यू, उनके सारे टॉपिक्स पे 20-20 30-30 प्रश्न कंटेंट होगा,
दिखा ही देता हूँ आपको। दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है भैया? तो जैसे पहला टॉपिक है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो भी उसने पीवाईक्यू पूछा हुआ है उन पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए 1 लाइनर 2 लाइनर, कहीं पे जरूरत पड़ेगी तो पैरा अंग्रेजी हिंदी ऊपर नीचे, ताकि पढ़ाने में आसानी हो। ऐसे कंटेंट जैसे मेंस में करते थे, अंग्रेजी हिंदी ऊपर नीचे, फिर अंग्रेजी हिंदी अलग अलग, वो बना दिया। उन टॉपिक्स पे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो लिख दिया। और लास्ट में क्या कर देंगे, चूंकि अंग्रेजी हिंदी एक साथ है इसलिए पेज ज़्यादा दिख रहा है, अदरवाइज ज़्यादा है नहीं है। लास्ट में क्या करेंगे, इन्हीं का पीवाईक्यू सबसे पहले पढ़ाएंगे बट लास्ट में रखेंगे, और उन्हीं पर जो भी एमसीक्यू बन सकते हैं 10-15 एक टॉपिक पे, किसी टॉपिक पे 25, उन एमसीक्यूज को करा देंगे। तो अपना स्ट्रेटजी बहुत साफ है। मेंस में लगा हुआ था, प्रीलिम के लिए मैं डिवोट कर नहीं पाया टाइम, ना लीड कर पाया प्रीलिम को, क्योंकि मेंस मेरे लिए पहली प्रायोरिटी थी। और मुझे कहने में कोई संदेह नहीं, मेंस मेरे लिए युद्ध के जैसे था, पहला मेंस था। और मैं नहीं चाहता था कि किसी लिहाज से मैं कमज़ोर पड़ूँ। बीमार हो गया 20-25 दिन के लिए, लेट के काम किया, बुकलेट वगैरह सब लेटे ही उसके क्वेश्चन फ्रेम किए, तो करना पड़ा। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि बांग्लादेश पे, मालदीव पे क्वेश्चन भयानक फीवर था, और टीम ने बोला कि आईआर पे क्वेश्चन आपने दिया नहीं है। हमने कहा दिया तो है, कहा नहीं, कुछ क्वेश्चन और अपडेटेड 2-3 महीनों में क्या हुआ है। पाकिस्तान पे सिर्फ एक सवाल, बांग्लादेश और मालदीव पे सवाल दिया। मैंने कहा यार इसको नोट कर लो, और वो बुकलेट में डाला, और वो आया, डिस्कस भी कर दिया था, रिकॉर्डेड है सब कुछ, आप देखोगे। तो कहने का अर्थ ये है कि बीमारी होने से कोई समझ तो गायब नहीं हो जाती। 3 महीने बहुत पर्याप्त हैं। जो भी विषय हैं, जितने भी विषय हैं, हर विषय पे, हर टॉपिक पे, एनवायरनमेंट पे आज ही मेरी टीम मेंबर से बात हुई कि एनवायरनमेंट पे यूपीएससी की, चूँकि वो कैंडिडेट है, जो फैकल्टी है, तो उसको यूपीपीसीएस की ज़्यादा समझ नहीं है। मैंने उसको बोला है कि यूपीपीसीएस का जो पीवाईक्यू है, उस पीवाईक्यू को ध्यान में रख करके कंटेंट अपने को डेवलप कर रहा है। ठीक, यूपीएससी का अतिरिक्त ज्ञान घुसाना नहीं है, क्योंकि यूपीएससी में हम एनवायरनमेंट पे, फ्लोरा फौना पे बहुत जोर देते हैं, बहुत सवाल पूछे जाते हैं। पोल्यूशन पे अलग ही लेवल के सवाल, कन्वेंशन पे अलग लेवल के सवाल। यूपीपीसीएस में ऐसा नहीं। लास्ट ईयर मुझे याद है कि पता कैसे जुबान से निकल जाता है कि जो 30 मिनट का एक लेक्चर कराया था एनवायरनमेंट के, 30 मिनट में कुछ ऐसी संस्थाएं, उसमें बोला था कि इकोलॉजिकल नीचे देख लेना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है। और 2023 के 24 के प्रीलिम में वो सवाल आ गया। तो यूपीपीसीएस कभी-कभी थोड़े से कॉन्सेप्चुअली किसी टर्म को पूछ लेती है, इससे ज़्यादा उसकी औकात है नहीं पूछने की। यूपीपीसीएस की उपलब्धि अगर किसी पेपर के फॉर्मेशन में है, तो वो सिर्फ एथिक्स के पेपर के फॉर्मेशन में है। मेरा वीडियो लास्ट ईयर का, आप जून का देखोगे, 2024 का, तो मैंने भूरी-भूरी प्रशंसा की है कि यूपीपीसीएस के एथिक्स का स्टैंडर्ड यूपीएससी के एथिक्स के स्टैंडर्ड से 4 गुना ज़्यादा है। आने वाले 4-5 वर्षों तक या और ज़्यादा ये स्टैंडर्ड कायम रहेगा। उसके पीछे वैलिड रीज़न है कि यूपीपीसीएस जो है, वो केस स्टडी ज़्यादा पूछती नहीं, सिर्फ एक केस स्टडी पूछती है। यूपीएससी आधा केस स्टडी पूछती है, आधा पेपर। तो केस स्टडी में बहुत समय बच्चों का जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा जो थ्योरी के प्रश्न हैं उनको बहुत ज़्यादा डीप में बना नहीं सकती यूपीएससी। यूपीपीसीएस बना सकती है, उसके पास स्कोप है, टाइम लोग डिवोट कर सकते हैं थ्योरी के प्रश्नों में। तो यूपीपीसीएस के थ्योरी का प्रश्न हमेशा स्टैंडर्ड रहेगा, जब तक कि वो केस स्टडी का पोर्शन बढ़ाती नहीं है या कोई बेवकूफ़ पेपर सेटर नहीं आ जाता है। तो ये समझ आपको अगर डेवलप है, तो आप समझिए कि एनवायरनमेंट पे, हर टॉपिक पे, जितने भी टॉपिक हैं उन पे कंटेंट, उन पे एमसीक्यू, उन पे पीवाईक्यू, ये मेरी जिम्मेदारी है। मेंस में कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट आज तक कंप्लेन नहीं किया है। 7 दिनों के अंदर 100% रिफंड की गारंटी के बाद, एक दो नहीं, 800 स्टूडेंट है मेंस में। ठीक है, ये पता है जो लोग मेंस में, 800 स्टूडेंट मेंस में है। टेस्ट सीरीज का छोड़ दो, बुकलेट का छोड़ दो, वो तो हज़ारों में संख्या है। उसके बावजूद सिर्फ डेटा देखने के बाद में पता चलता है कि कुछ 7-8 लोगों ने रिफंड लिया है मेंस में, डेटा एनालाइज कर रहा था। और इसमें मेरा रिफंड में कोई रोल नहीं है। किसी ने भी किसी को भी टीम में मैसेज किया होगा, तो ऑटोमेटिकली वेबसाइट से, आज तक कभी आपने जीवन में कभी नहीं सुनोगे कि रिफंड के लिए टीचर ने मना किया, रिफंड के लिए टीम ने मना किया। एडमेत्रे में रिफंड के लिए किसी को कभी नहीं मना किया गया। 7 दिन के बाद की अगर कभी बात होगी तो मैं नहीं दावा कर सकता, 7 दिनों के अंदर रिफंड के लिए किसी को मना नहीं किया गया। इतनी गारंटी मेंस में ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं, ज़्यादा काम करना होता है, इसीलिए दे पाए, क्योंकि अपने ऊपर भरोसा था कि हम कर पाएंगे। आपको अपने ऊपर फेथ नहीं होगा ना, तो दूसरे भी आपके ऊपर फेथ नहीं करेंगे। कितने मैसेजेज आते हैं, 2-4 गालियाँ भी सुनने को मिली, करंट अफेयर अपने भरोसे पढ़ लो, नहीं पढ़ाएगा मास्टर, अब क्या करें। ठीक है भाई, गुस्सा है, उनका क्या प्रॉब्लम है। एक किस्सा छोटा सा याद आता है कि महात्मा गांधी और कस्तूरबा ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, और उनका जो बेटा था, एक बेटा कौन सा था, नाम नहीं याद आ रहा, बड़ा बेटा ही शायद था। तो अंग्रेजी स्कूल में उसको नहीं पढ़ाया, लंदन नहीं भेजा, जब वो जिद कर रहा था। गांधी ने कहा कि हम अगर लंदन में भेजेंगे तो सत्याग्रह, स्वदेशी का क्या होगा, लोग कहेंगे गांधी तो केशवचंद्र सेन निकल गए अपने सिद्धांतों के खिलाफ। तो स्टेशन पे वो कस्तूरबा के लिए एक फल लेकर के आया और कहा, बा तुम ही खाना, बापू को मत देना। बापू के प्रति मन में इतना ज़्यादा गुस्सा था।
गांधी मुस्कुराए जब वो चला गया लड़का, तो गांधी को लगा ठीक है ना, उसका गुस्सा जायज़ है, गुस्से में क्या प्रॉब्लम है, बहुत जायज़ गुस्सा है। करंट अफेयर नहीं ख़त्म हुआ। मैंने कब आपसे कहा था कि मैं आपको आरओ के पहले ख़त्म कर दूंगा सब कुछ? आरओ पीसीएस दोनों विद्यार्थी देते ही देते हैं, सेम विद्यार्थी दोनों एग्जाम देते हैं। मेरे लिए आरओ की ना तो एक्सपर्टीज है, ना आरओ मेरी प्राथमिकता है, मैं हूँ ही नहीं उसमें एक्सपर्ट। पीसीएस में अगर सिलेबस यूपीएससी का सेम नहीं होता तो मैं उसमें भी एक्सपर्ट नहीं होता। मैं कट ऑफ का भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, आज तक कभी कट ऑफ प्रेडिक्शन भी नहीं किया। एक बच्चे ने कमेंट किया था लाखों व्यूज आपको मिल सकते हैं, नहीं चाहिए। यूपी पीसीएस मेंस का पेपर मैं सॉल्व करवा दूंगा, लेकिन यूपी पीसीएस मेंस का पेपर कैसा रहा ये भी मैंने कहा, भाई ये मैंने पढ़ाया था, ये आपका आया सीधा सीधा, उस पर वीडियो बनाना जरूरी था, बताना पड़ेगा। मैंने कहा ना, मैं आधुनिक पुरुषार्थ का प्रतीक हूँ, जो कर्म करूंगा उसके फल की तो चाह है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि देखो पेपर कैसा रहा, पेपर कैसा रहा, जैसा पेपर था वैसा रहा। जब उसको सॉल्व करवाऊंगा, उसके एक एक प्रश्न की मेरिट में जाऊंगा, तब मैं बता पाऊंगा पेपर कैसा रहा। अभी मैं बताऊं पेपर कैसा रहा, इसका मतलब ये है कि 2025 के लिए जो मैं काम करने वाला हूं भगीरथ में मेंस में, उसका मैं रिसर्च आधे दिन में कर दिया। जिनको कुछ नहीं समझता, जो कभी मेंस नहीं पास कर पाएंगे, वो बता रहे हैं कि पेपर कैसा रहा। 20 मिनट में पूरे पेपर का 6 पेपर का ओवरव्यू दे दे रहे हैं। अरे भाई उस 6 पेपर में मुझे लगेंगे कम से कम 15 दिन या शायद 1 महीना, तब मुझे समझ में आएगा जब थोड़ा थोड़ा रिसर्च करूंगा कि भाई पेपर कैसा रहा। एक एक पेपर में, एक एक क्वेश्चन में, एक एक सब टॉपिक में देखना पड़ेगा कि पिछली बार क्या पूछा था, इस बार क्या पूछा। हमारे बुकलेट से हिट हो गया, हमारे कंटेंट से हिट हो गया, इसका मतलब ये है कि मुझे सब कुछ समझ में आ गया? नहीं ना, देखना पड़ेगा, तभी तो हम अगले साल की रणनीति डिसाइड कर पाएंगे। तो पहली चीज़ तो ये है कि मैं आरओ का एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं 20 दिनों में आपको घुट्टी नहीं पिला पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। अगर ये करना होता तो फिर मेरे लिए सस्ते तरीके हैं ना, प्रीलिम ही पढ़ाता, मैं मेंस क्यों पढ़ाता? फिर 3 महीने बचे हैं तो मैं मेंस पढ़ा रहा हूँ। अधिकतर लोग जनवरी से मेंस, 3 महीने बचे हैं तो मैं प्रीलिम पढ़ा रहा हूँ, अधिकतर लोग जनवरी से प्रीलिम पढ़ा रहे हैं। इसलिए क्योंकि मेरी प्राथमिकता थी कि इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन हो मेंस की और प्रीलिम की। जो व्यक्ति मेंस कर लेगा अपने आप प्रीलिम कर लेगा। जिन लोगों ने मेंस ठीक से पढ़ा होगा, इसी 3 महीने में देखना वो प्रीलिम क्वालिफाई करेंगे और बहुत शानदार मार्जिन के साथ क्वालिफाई करेंगे। और जिन लोगों ने सिर्फ प्रीलिम पढ़ा होगा जनवरी से, उनकी संभावना अपने आप कम है, क्योंकि उनको एक्चुअली एग्जाम नहीं समझता है, टाइम पास कर रहे हो। तो अगर तुम टाइम पास कर रहे हो तो तुम्हारा और मेरा कोई संबंध नहीं, ठीक है ना। हर किसी के अपने अपने लिस्ट ट्रेवल्ड पाथ है, यहाँ पे तुम्हारी और मेरी कोई संभावना नहीं है साथ चलने की। तुमको फेथ है तो अभी बोलूँगा तो हंसोगे, मुझे एक्चुअली ध्यान नहीं था कि एग्जैक्टली एग्जाम का डेट क्या है पीसीएस प्रीलिम का। 12 तारीख को एग्जाम है, 90 दिन बचे हुए हैं। भरोसा रखो, इन 90 दिनों में मेंस में हर पेपर में 18 से 20 टॉपिक, हर टॉपिक के 4 से 5 सब टॉपिक, यानी हर पेपर में 100 से ज़्यादा सब टॉपिक, 6 पेपर में 600 से ज़्यादा सब टॉपिक, सभी का कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट, सभी पे लेक्चर्स, सभी पे टेस्ट, सभी पे क्वेश्चन फॉर्मेशन, टेस्ट सीरीज, आसान नहीं तो उनका इवेल्युएशन। प्रीलिम में बहुत आसानी से पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और अभी तक का करंट अफेयर इसी जुलाई महीने में खत्म हो जाएगा। ठीक, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और पॉलिटी मैं पढ़ाऊंगा। हिस्ट्री पे विजय सर, चूँकि यूपीएससी ऑप्शनल पढ़ाते थे इकरा आईएएस में, बहुत शानदार टीचर हैं, उनके लेक्चर्स, मेरे लास्ट ईयर के लेक्चर्स, प्लस एमसीक्यू जो उस पर फ्रेम होगा, उस एमसीक्यू को मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसके सहारे एक बार फिर से मॉडर्न हिस्ट्री और बाकी हिस्ट्री आपकी रिवाइज हो जाएंगे। बचेगा क्या? सिर्फ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में एक बहुत योग्य टीचर की तलाश है, मेंस में बहुत तलाश किया। रजत सर ने 3 मेंस लिखा था यूपीएससी का ज्योग्राफी से, लेकिन उनको ज्योग्राफी उतना पढ़ाने का अवसर भी नहीं मिला और मैं खुद भी, वो खुद भी बहुत संतुष्ट नहीं थे। ज्योग्राफी का एक अच्छा टीचर मुझे चाहिए। अगर आपको पता है किसी ने आईएएस का इंटरव्यू दिया हो ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ, या 2 से ज़्यादा 3 मेंस लिखा हो ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ, अच्छे मार्क्स हो, तो प्लीज़ रिफ़र कीजिए। जो भी उसका श्रम परिहार होगा, जो भी उसका मानदेय होगा, उसको ज़रूर मिलेगा। उसके हक को हम छीनेंगे नहीं, लेकिन हमें अच्छे टीचर की तलाश है। 3-4 लोगों ने अपना डेमो दिया है, मुझे पसंद नहीं आया है, नहीं पढ़वा सकता। ठीक है, तो ज्योग्राफी के लिए तलाश है, बाकी पेपर्स में समस्या नहीं है, बाकी के लिए फैकल्टी हैं, मैं स्वयं हूँ। अगले 3 महीने आपके लिए समर्पित है, घबराओ मत। सभी पेपर की स्ट्रेटजी लगभग मोर और लेस सेम है, सभी टॉपिक्स पे लेक्चर। लास्ट ईयर सभी टॉपिक्स पे लेक्चर नहीं ले पाया था क्योंकि मैं अकेला था, कंटेंट नहीं बना सकता था, समय नहीं था इतना मेरे पास। आज आप सबके स्नेह की वजह से संसाधन है, टीम है, सब कुछ और नियत है, सबसे बड़ी बात।
अगर नीयत नहीं होती तो बड़ी संस्थाएं भी उतना प्रयास नहीं करती जितना प्रयास हमने मेंस के लिए किया। मेंस बार बार इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मेंस के लिए जो प्रयास किया वो अपने आप में एक अपने आप में स्टैंडर्ड है, वो मानक है। अगर उस मानक से आगे किसी ने कुछ बेहतर किया हो तो ज़रूर उसके प्रति मैं सम्मान प्रकट करूँगा। लेकिन अगर मैंने कहा ना, मैं आधुनिक पुरुषार्थ का प्रतीक हूँ, मुझे निष्काम कर्म का इंटरप्रिटेशन ये है कि मुझे फल चाहिए। मैंने जो काम किया है, टीम ने जो काम किया, 14-15 लोगों ने अपना दिन रात एक किया है, उनको बिना ट्रिब्यूट किए नहीं चलेगा। प्रीलिम के लिए वो सब कुछ अपने पास, समय, संसाधन, नियत, सब कुछ जो आपके लिए झोंका जाएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके प्रीलिम के पहले आप औरों से बहुत बेहतर स्थिति में होंगे, ज़्यादा स्मार्ट होंगे, ज़्यादा कैपेबल होंगे और ज़्यादा समर्थ होंगे। ठीक। पॉलिटी की स्ट्रेटजी यही है कि भाई सारे कंटेंट, स्मार्ट कंटेंट, छोटे छोटे कंटेंट, एक एक पैरा में कंटेंट नहीं आपको दिखाए, उनकी PYQ, उनकी MCQ। इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमी में करंट अफेयर ज़्यादा पूछा जाता है, तो यूपी का बजट, यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इसके सहारे सभी टॉपिक्स को पढ़ाऊंगा। उसमें प्रीलिम मेंस इंटीग्रेटेड रहेगा। सीसैट है ध्यान में, उनके लिए प्रीलिम मेंस इंटीग्रेटेड रहेगा। जैसे लास्ट ईयर का इकोनॉमी की सीरीज है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख लो। उसका नेक्स्ट वर्जन होगा, जैसे भागीरथ फाउंडेशन का नेक्स्ट वर्जन भागीरथ प्लस था, जो 1000 गुना ज़्यादा बेहतर था। ऐसे ही इकोनॉमी की जो सीरीज थी वो 1000 गुना ज़्यादा बेहतर रहने वाली है, बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे ही एनवायरनमेंट पे 5-6 टॉपिक जो भी इंपॉर्टेंट हैं, उनके कंटेंट डेवलप करना आज होना शुरू हो गया। दोपहर में टीम के साथ मीटिंग किया था, तो उस पे कंटेंट, उसकी MCQ, उसके PYQ, वो सब कुछ कवर करवा दूंगी। अलग से आपको कुछ नहीं करना है। जब मैं कह रहा हूँ MCQ, तो जो भी टॉपिक होगा इसके MCQ होंगे, उन्हीं को हम टेस्ट के फॉर्म में आपको दे देंगे, उपलब्ध करा देंगे। जैसे अभी खेल का चल रहा है, स्कीम का चल रहा है, तो क्या हुआ, रिसर्च हुआ, कंटेंट डेवलप हुआ, फिर MCQ बनाया, PYQ तो दिखाई दिया था, PYQ सॉल्व भी करा दिया, उस MCQ को हमने कुछ के फॉर्म में अपलोड कर दिया। ऐसे ही इन सब्जेक्ट्स की PYQ के साथ साथ जो भी MCQ होगा आपकी कुछ के फॉर्म में अपलोड हो जाएगा। आप सॉल्व करो, उसमें अपना रैंक देखो, तो वो टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। जो आप टेस्ट करते रहते हो, टेस्ट की समस्या नहीं है, पढ़ लो, टेस्ट आपको मिल जाएगा। हर टॉपिक पे 10-20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तनाव मतलब जितना प्रॉमिस किया उससे कम, अगर 1 भी % कम मिला तो आप मुझे बताइएगा। ऐसा तो है नहीं कि भागा जा रहा हूँ, आपके साथ ही हूँ ना, तो घबराओ मत उसके लिए। और एक बात जो रह गई थी, वो थी क्या कहने वाला था, आरओ वालों के लिए। आरओ वालों के लिए मैं कह रहा हूँ, मैं करंट अफेयर आपका ख़त्म करवा दूंगा। इससे ज़्यादा मैं आरओ के पहले इकोनॉमी की सीरीज हो सकता है हो जाए, पॉलिटी हो सकता है हो जाए, अगर आपको सुविधा और समय मिलेगा तो देख लीजिएगा। अदरवाइज करंट अफेयर और ये 1-2 विषय से ज़्यादा मैं करवा नहीं पाऊंगा, माफ़ करना। हो सकता है तुम्हें गुस्सा आ रहा हो, नहीं करवा पाऊंगा, ठीक है, विनम्रता से माफ़ी मांगता हूँ। मेरा टारगेट PCS प्रीलिम है, उसके पहले मैं सब कुछ खत्म करवा दूंगा, ठीक है। अब अगर कोई सवाल हो, कुछ बचा हो तो पूछिए। डेली करंट अफेयर की भी योजना है, कुछ हो सवाल तो पूछिए, गुस्सा हो तो भी कर सकते हो, डेमोक्रेटिक हूँ। हेट वाला जो होता है मामला, उसमें थोड़ा नाराज़गी आती है। 1-2 लोगों को टीम ने बैन कर दिया चैनल पे हेट कमेंट की वजह से। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आप तो बहुत डेमोक्रेटिक थे, आप तो कहते थे कि मुझे आलोचनाओं का स्वागत करता हूँ। तो मैंने कहा डेमोक्रेटिक होने का मतलब ये थोड़ा है कि अपना पर्सनल एजेंडा प्रमोट करोगे, तो वैसा नहीं है। बाकी कोई भी सवाल है तो आई एम रेडी टू आंसर, बोलिए प्लीज़। हाँ पूजा, टारगेट टारगेट देंगे जब एक बार, अभी जैसे पॉलिटी का कंटेंट डेवलप हो गया, करंट अफेयर डेवलप हो रहा है, तो अभी टारगेट ही होगा कि भाई पहले पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ तो आज पॉलिटी का ये लेक्चर है, कल ये लेक्चर है, परसों ये लेक्चर है, उसका कंटेंट, उसका PYQ वो देंगे ही देंगे। एनवायरनमेंट चालू होगा तो एनवायरनमेंट का ही ये टॉपिक है, तो अपने आप टॉपिक, अपने आप आपको टारगेट मिल जाएगा। एक बात जो मैं भूल गया था, याद कर रहा था इतनी देर से, क्या है क्या है, वो बात ऐसा था भाई कि PYQ में मार्केट में क्या है कि जो भी एग्जाम हुए हैं उनकी कंपाइलेशन अवेलेबल है और विकिपीडिया से उसके कंटेंट को कॉपी पेस्ट मार दिया गया है। तो इस पे मेरी निगाह थी, तो जैसे बुकलेट हमने आपको उपलब्ध कराया, ऑफ कोर्स कवर्ड है भाई, जो भी यूपी के प्रीलिम में सिलेबस है वो सब कुछ कवर्ड है अंकित, रेस्ट एश्योर्ड। बिल्कुल धैर्य के साथ बैठो। 3 महीने क्या, मेरे पास 2 महीने बचे होते तो भी मैं 2 महीने, मुझे पता है ना कि ट्रेन कब पकड़नी है, 2 महीने में भी खत्म हो जाता। आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ सकता है, खत्म हो जाएगा। मेंस में इतना खत्म करवा दिया इतने कम समय में, कम तो समय नहीं था, ठीक ठाक समय मिला, आराम से खत्म होगा, सब कुछ है अपना, वी हैव एवरीथिंग। जो एक बात रह गई थी बतानी, सोच रहा था क्या था, आज ही उस पर फैसला हुआ है कि PCS में जितने भी एग्जाम होते हैं, RO और PCS और कुछ आंसर्स इधर उधर के पेपर्स, अधिकतर जो संस्थाएं हैं उनके क्वेश्चंस को कंपाइल करके, थैंक यू, अधिकतर संस्थाएं उनको कंपाइल करके उपलब्ध करवा देती हैं, कुछ लोग विकिपीडिया से कॉपी पेस्ट मार देती हैं। अपना एक एजेंड, मतलब एक विजन है
कि जैसे हमने मेंस में बुकलेट आपको उपलब्ध कराया, उसमें प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस आपको दिए, थीम डिसाइड किया अंत में, वो भी अंत में, हाँ, सारी पढ़ाई करने के बाद में जून में। ऐसे ही पीसीएस प्रीलिम के लिए, पीसीएस में, आरओ में और आयोग ने अन्य जो एग्जाम कराए हैं उसमें, यूपीपीएससी ने जो कराए हैं, बाकी एग्जाम की नहीं, सिर्फ यूपीपीएससी की बात कर रहा हूँ। यूपीएससी की भी कुछ कुछ टॉपिक्स पे, कुछ कुछ विषयों पे, जैसे हिस्ट्री हो गया, जैसे ज्योग्राफी हो गया, इससे ज़्यादा नहीं। जहाँ पे मैच नहीं होता उनको क्यों कराना। उन क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज, जैसे कोई एक टॉपिक है, मैं बार बार कहता हूँ, क्विट इंडिया मूवमेंट है। क्विट इंडिया मूवमेंट में यूपीपीसीएस ने जो क्वेश्चन पूछा है, आरओ ने जो क्वेश्चन पूछा है, टाउन एंड प्लानिंग में जो क्वेश्चन आया है, आयुष में जो क्वेश्चन आया है, यूपीएससी में क्वेश्चन जो आया है, उन सभी प्रश्नों को एक साथ क्विट इंडिया मूवमेंट के, उसके बाद में उसके नीचे उस टॉपिक पे एक पैरा कि भाई इसका ये मतलब है, ये इसका मतलब है, इसके सारे। अच्छा, चालू किया क्या उन्होंने? लीगल नोटिस भेजनी चाहिए क्या मुझे? जाने दो। बड़ी संस्थाएं जो हैं वो इस तरीके से ढूंढती रहती हैं कि कोई भी नया लड़का जो भी, क्योंकि जो मौलिकता है, मौलिक जो शुरुआत है, नया कुछ भी है, वो ज़रूरी तो नहीं है कि अमेरिका से हो। कोल्हापुरी चप्पल को अमेरिका ने लाखों में, प्राडा कंपनी ने बेच रही है, जबकि कोल्हापुरी चप्पल को कोई 100 रुपये में नहीं लेता था पहले। ऑफकोर्स फेमस था, जीआई टैग वगैरह था। तो लाइव आंसर राइटिंग छोटी बात थी, लाइव एवेल्युएशन बड़ी बात थी। लाइव एवेल्युएशन का कॉन्सेप्ट मेरे मन में तब आया था, मेरी एक फ्रेंड थी लास्ट ईयर, उसका मेंस था लास्ट ईयर, मतलब 24 का मेंस जब था, तो वो मुझसे कहती थी कॉपी मेरा एवेलुएट कर दो। मैं कहता था मुझे आलस आता है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो कभी हमने कहा कि चलो गूगल मीट का लिंक भेजो, मैं सामने एवेलुएट कर दूंगा, तुम्हारी कमी होगी तो मैं डांट दूंगा तुमको। तो सामने एवेलुएट करते थे। फिर मुझे लगने लगा कि जब मैं सामने एवेलुएट करता हूँ तो उसको ज़्यादा समझ आता है, वो ज़्यादा इंप्रूव कर पाती है। तो वो ध्यान में मेरे था लास्ट ईयर सितंबर में। हमने कहा जब मेंस हम शुरू करेंगे तो हम लाइव एवेल्युएशन करेंगे मेंस की कॉपी की, और वो ध्यान में था जो मैंने भागीरथ प्लस में और अग्नि परीक्षा की टेस्ट सीरीज में इम्प्लीमेंट किया। अनफॉर्चुनेटली उसका चैलेंज क्या होता है ना, चैलेंज ये है कि 800 स्टूडेंट अपने थे, अगर वो 800 स्टूडेंट लिख देते ना आंसर, तो मुझे अपनी घर जमीन सब बेचनी पड़ती, फिर भी नहीं फैकल्टीज को पे कर पाते। अच्छा है कि कम लोग लिख रहे हैं, कम लोग लिखने की वजह से हम उनको कंपनसेट कर पा रहे हैं। 3-4 लोगों ने, बेचारों ने लगभग फ्री काम किया या बहुत कम उसमें काम किया। उनको बताया भाई इतने रिसोर्सेस नहीं है। अदरवाइज विजन वगैरह में या बाकी इंस्टीट्यूट में, अब तो विजन शायद पैसे भी लोगों को नहीं दे पा रहा है, शायद उनकी कुछ माली हालत ख़राब है या जो भी सुनने में आ रहा है। 700 रुपये, 750 रुपये एक कॉपी का इवेल्युएशन का देता है, वो भी कौन सा ऑफलाइन, ऐसे रिमार्क कॉपी पेस्ट करके दे दिया, ट्रांसपेरेंसी नहीं। लाइव इवेल्युएशन में आमने सामने होता है, समय ज़्यादा लगता है, क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं, उसमें तो 1000 रुपये कम से कम लेना चाहिए उनको, लेकिन लोगों ने बहुत कम, इससे लगभग आधे पे काम किया। तो लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, हमेशा नहीं करेंगे लेकिन कम से कम पहला प्रयास था, लोगों ने कहा चलो कुछ अच्छा काम कर रहा है तो कर देते हैं, इसलिए हो पाया। अब जो बड़ी संस्थाएं हैं वो इसको कॉपी कर सकती हैं, लेकिन सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। सर्वाइव इसलिए नहीं कर पाएंगी क्योंकि उनसे कोई कम पैसा लेगा नहीं, जो भी लाइव एवोल्यूशन करेगा जम के पैसा लेगा, तो उनका कॉस्ट बेनिफिट ठीक ठाक रहेगा नहीं। शुरुआत कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो स्ट्रेटेजी तभी काम करेगी जब उसमें लोग सेक्रीफाइस करें। खैर वो जाने दो, प्रीलिम की बात करते हैं। जो पीवाईक्यू होगा सारा, उसके नीचे हम उसकी एक्सप्लेनेशन दे देंगे एक छोटे से पैरा में, बहुत छोटे से पैरा में, और जो उनके ऑप्शंस होंगे, जो भी क्वेश्चन उसने पूछा है आयोग ने, उनके जो ऑप्शन हैं उनको एनालाइज करते हुए हम एक थीम डिसाइड करेंगे कि आने वाले समय में ये क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, या ये फैक्ट टू रिमेंबर, इस तथ्य को रिमेंबर रखा जा सकता है, इस पे सवाल पूछ सकता है। ऐसा नहीं कि भाई क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम पे मैं 2 पेज का एक्सप्लेनेशन भर दूं विकिपीडिया से कॉपी पेस्ट करके, वो नहीं करूंगा। बस उतना ही नमक स्वादानुसार 3 लाइन 4 लाइन में कि भाई इस टॉपिक पे, इस थीम पे, इस माइक्रो टॉपिक पे ये बात पूछी जा सकती है जिसको आपको ध्यान रखना है। इस तरीके का एक पीवाईक्यू का कंपाइलेशन का बुकलेट आज से शुभारंभ हुआ है। मैंने कहा पहले नहीं मिलेगा, जुलाई बीत जाने दो, अगस्त में कहीं लास्ट में आपको शायद उपलब्ध हो पाए। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी हिंदी करना, फिर उसमें एक एक बात पे रिव्यू करना बहुत टाइम टेकिंग है, लगभग 1.5-2 महीने लगने वाले हैं, तो कहीं अगस्त लास्ट में आपको मिल पाएगा। उसके पहले जीएस, करंट अफेयर ही हम कवर करेंगे। ठीक, तो घबराओ मत, सीट बेल्ट बांध लो, सब कुछ होगा। धैर्य नहीं रखोगे, धैर्यम धनानामि साधवा, धैर्य नहीं है तो कुछ नहीं है। और ऐसी बात नहीं है कि मैं बोल बचन कर रहा हूँ, मेंस में करके दिखाया ना, हर चीज़ जो भी वादा किया था उससे ज़्यादा करके दिखाया। कोई भी एक भी स्टूडेंट बता दे कि मेंस में जितना प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस इतना बड़ा था कि उसको अचीव करना अपने आप में एक्सीलेंस था। डर लग रहा था, अभी तुमको लगेगा कि क्या कह रहा है। मैंने मेंस में इतना शानदार फिनिशिंग नहीं सोचा था। जब बीमार पड़ा जून में,
मुझे लगा गई भैंस पानी में, अंत भले का भला जो कहावत है नहीं हो पाएगा, क्योंकि अंत में कुछ चीज़ें बची हुई थी, फिनिशिंग टच देना था, थोड़ा रिवीजन कराना था, अपडेटेड लेक्चर्स लाने थे, लगा खत्म हो गया, एथिक्स कंप्लीट करना था, नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर होता है, जब होने वाला होता है तो हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि जितना सोचा था, टीम का सहयोग है, मैं अकेला तो कुछ कर नहीं पाया, उन 14-15 लोगों का, उन तमाम और लोगों का जिन्होंने काफ़ी मदद किया, उनकी वजह से मेंस इस तरह से हुआ है कि उन 90 लेक्चर्स को जो भी पड़े हुए हैं हमारे उस पे एप्लीकेशन पे, अगर उनको पब्लिक कर दिया जाए, कई बार होता है ना कि अम, अ, कोई महान पेंटर या कोई महान संगीतज्ञ स्टेशन पे जाकर के बीन बजाने लगे ना, तो उसको 2 रुपए भी लोग नहीं देंगे। ऐसे यूट्यूब पे 1-2 शॉर्ट देखते भी हैं, कुछ लोगों ने प्रयोग भी किए कि लोग पहचानते नहीं, लोग पूछते नहीं, ग्रांटेड लेते हैं, कीमत नहीं समझते। लेकिन अगर उन 90 लेक्चर्स को उपलब्ध करा दिया जाए किसी भी बच्चे को, तो 2024 तो बीत गया, 25, 26, 27 इन तीनों सालों में सिर्फ उन्हीं लेक्चर्स के सहारे कोई भी अपना मेंस निकाल सकता है, कोई भी अपना मेंस आराम से फतेह कर सकता है। इतना डिटेल्ड, इतना माइक्रो प्लानिंग के साथ इतने शानदार तरीके से उसको पढ़ाया गया। 2025 में हम फिर से पढ़ाएंगे, ऑफ कोर्स फिर से पढ़ाएंगे, लेकिन ये हमारे लिए प्रेरणा स्थल होगा, प्रस्थान बिंदु होगा, ये हमारे लिए इंस्पिरेशन का काम करेगा कि हमने यहाँ से शुरुआत की थी इतनी शानदार, तो स्टैंडर्ड उससे ऊपर ही होगा। रोम एक दिन में नहीं बना था, तो स्टैंडर्ड इससे बेहतर होगा। प्रीलिम में आप यकीन कीजिए कि प्रीलिम अगले 3 महीनों में सब कुछ शानदार तरीके से होगा, सब कुछ शानदार तरीके से होगा। इसको रिकॉर्ड करके रखो, जब हम 27 जुलाई के बाद मिलेंगे तो आप देखिएगा कि आप बहुत बेहतर स्थिति में होंगे। तो घबराओ मत, तनाव मत लो, ठीक है। अब आप पूछिए, आपके कोई सवाल हो? ये मोटा मोटा आपको आश्वासन देना था, 90 दिन बचे हुए हैं, एक्शन प्लान यही है, सभी विषय समय पर सटीक तरीके से स्मार्टनेस के साथ पूरे होंगे, आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने अब तक आपकी एक भी लाइव क्लास नहीं ली है फिल्म के लिए, ठीक है, मेंस में बिजी था, लेकिन अब रोजाना लगभग मुलाकात होगी, तो रोज मुलाकात होगी। तो मेंटरशिप के लिए कुछ लोग कह रहे थे मेंटरशिप क्या मेंटरशिप, लास्ट में आपको मौका मिल रहा है ना, जैसे मेंस में लाइव आंसर राइटिंग लास्ट में होता था, उसमें आप लोग बात करते थे, ऐसे यहाँ पे लास्ट में आप लोग बात करोगे, रोज मेंटरशिप हो जाएगी। अब मेंटरशिप के लिए 2 लोगों को अलग से बैठा देना है गूगल मीट पे, तो बैठा देंगे वो भी, या किसी सौंदर्य बोध की जरूरत है तो वो भी करवा देंगे, बट उससे कुछ खास होता नहीं। पूछ। सर, हेलो सर। हाँ भाई बोलो आसू। आसू मेंस सर में वो थे, पूछा था। तुम तो मेंस में थे, हाँ तो उम्मीद है कि तुम तो हाँ। फोमो में नहीं होगे ना कि अरे क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे नहीं सर, 1 महीना भी रहता तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सर पूछा मेंस वाले क्या करें आपने। मेंस वाले मजे करो, गए नहीं तुम लोग कहीं मनाली वनाली, बैंकॉक वैंकॉक? तुमको तो भारत सरकार को फंड करना चाहिए, यूपी गवर्नमेंट को, तुमने मेंस दिया है, तुमको तो 2-4 ट्रिप विदेश की ऐसे दे देनी चाहिए, तुमने मेंस दिया है भाई, इतना महान काम किया है, हाथ सूज गया है, वो वाले नहीं छिड़कते छिड़कते सब, है ना, तो तुमको तो स्पॉन्सर करना चाहिए सरकार को। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बस वो तो लिख दिया मेंस का, तो लिख दिया तो उसमें क्या है। करेंगे बात, जिन लोगों का मेंस है उनके लिए दूध भात, जो मेंस का अपना वो है, जो लोग इस बार अपीयर हो रहे थे टॉपर्स वाला, उसमें मैंने लिंक भी नहीं भेजा है। हमने कहा अरे ये पाप कैसे कर सकता हूँ, मजे कर रहे होंगे, न मालूम कौन से ठंडे पर्वतों में कंदराहों में पड़े हों, उनके अमलतास के झुरमुट के नीचे खड़े हों, उनको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया है, उनके साथ बात भी नहीं, उनके साथ करेंगे बात, थोड़ा वो निद्रा से जाग जाए फिर, ठीक है। जो लोग बेचारे अभागे थे, अच्छा। प्रीलिम नहीं पास कर पाए, उनसे बात कर लेते हैं। तुम मेंस करके आओ, तुम बात ही मत करो यार मोहन, तुम मजे करो अभी 2-4 दिन, ठीक है। नहीं नहीं सर, एक चीज और पूछनी थी कि मतलब यूपीएससी कैसे है अब इसके साथ, अगर यूपीएससी को जाने स्टार्ट दो, करना हो तो। जाने दो, अभी बात ही नहीं करने का, तुमने मेंस दिया है, तुम ठीक डिजर्व ठीक करते हो यूनाइटेड स्टेट की एक ट्रिप, बाकी जो प्रीलिम दे रहे हैं उनसे बात कर लेते हैं, अच्छा फिर तुमसे बात करेंगे। ठीक बोलो ठीक सर। बोलो बाकी लोग पहले। थैंक यू सर। यस। सर मेरे जैसे स्टूडेंट क्या करें जिनका क्रिटिकल या थ्रेशोल्ड क्रॉस ही नहीं होता कभी, वो हमेशा बॉर्डर लाइन पे ही रह जाते हैं। तो फिजिक्स की थ्योरी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी देना पड़ेगा तभी इसके वेलोसिटी को पकड़ पाएगा। तो अगर एनवायरनमेंट से बाहर निकालना है, मतलब कि उस प्रीलिम के दुष्चक्र से निकलना है, तो अगर 4 घंटे पढ़ते हो तो 6 घंटे पढ़ो। अगर तुम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हो ठीक से, नहीं पढ़ पाते हो, तो ठीक से ऑब्जर्व करके पढ़ो। जहाँ पे जिस सब्जेक्ट में, जिस पेपर में, जिस एरिया में तुम कमज़ोर हो, उसको ज़्यादा फोकस करो। सीधा तरीका है। अभी पढ़ाई शुरू करेंगे, क्लिनिकल एनालिसिस करते रहेंगे, एक ही दिन में तो सब नहीं बता पाऊँगा। ओके सर, थैंक यू। और कोई? सर जैसे मेरा मेंस वाला सिलेबस अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या मुझे मेंस वाला भी पढ़ना चाहिए, प्रीलिम्स वाला दोनों पढ़ना चाहिए, या फिर प्रीलिम्स पे भी एकदम फोकस करना चाहिए? 25 का प्रीलिम दे रही हैं आप? यस सर। तो आप मेंस पढ़ना बंद कर दीजिए। फिर भी अगर आपको लगता है नहीं यार फोमो है, थोड़ा मेंस पढ़ती रहूँगी क्योंकि मुझे औरों से आगे निकलना है,
तो हफ्ते में सर एक अभी दिन, सिलेबस भी मेरा हाँ कंप्लीट कोई नहीं बात हुआ नहीं, है। गॉट इट। तो हफ्ते में एक दिन एक निबंध लिख दो। हफ्ते में एक दिन संडे सैटरडे जिस भी दिन आपको फुर्सत मिले उस दिन 2 घंटे आप कोई भी मेरा लेक्चर उठा करके, किसी और फैकल्टी का लेक्चर उठा करके एप्लीकेशन पे अपलोड है जो 2024 मेंस का, उसको देख लो। हफ्ते में 2-4 घंटे से ज़्यादा मेंस नहीं देना। अभी प्रीलिम के मोड में आ जाओ, क्योंकि प्रीलिम नहीं निकलेगा तो मेंस के लिए अवसर ही नहीं मिलेगा। ओके सर। रट्टाफिकेशन का क्या अल्टरनेटिव है? रट्टाफिकेशन हर जगह ज़रूरी नहीं होता, लेकिन कुछ जगह ज़रूरी होता है। कोई डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, बार-बार प्रैक्टिस करके आपको याद रखना पड़ेगा। या तो आप रट लो या तो बार-बार प्रैक्टिस कर लो। हर जगह रट्टाफिकेशन नहीं, जहाँ लॉजिक लग सकता है वहाँ लॉजिक लगाओ, जहाँ समझ में आ सकता है वहाँ समझ में, जहाँ रिवाइज हो सकता है वहाँ रिवाइज, जहाँ रटना ही है रट्टा मारो जिंदाबाद में रट्टा मारो। नमक स्वाद अनुसार, पिक इट वाइजली। एनीवन एल्स? एक-एक करके पूछते जाओ। हेलो सर। सर मेरा क्वेश्चन यही था सर कि मैंने अभी रिसेंटली आपका ये अस्तित्व प्लस का बैच ज्वाइन किया सर। और सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि सर इसमें स्टार्ट कैसे करूँ, किस सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करूँ, इसकी टाइमलाइन क्या है, इसका कोई कैलेंडर, कोई रूटीन। मैं समझ गया सर कि सारे लेक्चर्स आप कवर करोगे करोगे लेकिन सर बीइंग अ न्यू कमर इन दिस कोचिंग सर, हाउ डू आई प्रोसीड विद माय कोर्स सर? क्या सोर्सेस रखूँ, क्या प्रोसेस रखूँ सर अपना? और सर अगर आपसे बात करनी हो तो उसके लिए सर, जैसे ये आपसे आपने ये सेशन होल्ड किया है, कितने फ्रीक्वेंट होंगे? क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा था सर, ऐप खोला काफी हैफज़ार्ड वे में दिया हुआ है सब कुछ, मैं क्या करूं सर? तो पहला तो अंतिम वाला सवाल ऐसे है कि अभी जब मैं रोज़ क्लास लूँगा तो रोज़ ही मुलाकात होगी। मेंस के साथ 90 में से 70 लेक्चर मैंने लिए, ठीक है? 70 या 65 लगभग। तो 65 दिन मुलाकात तो मेंस वालों के साथ हुई है, और उसके अलावा भी 10-12 बार हुई है। तो रोज़ ही मुलाकात होगी, तो वो तो बात खत्म हो गई। आपने कहा कि हैप्पी मैनर में, तो ये अस्तित्व प्लस है, दिख रहा है अनिमेश? ठीक है, जी ओके। सर। अब देखो, लॉजिकल गेसिंग की जो वीडियोज़ हैं यहाँ अवेलेबल हैं। सबसे पहले क्यों? ताकि आपको कैपेसिटी बिल्डिंग को आप समझ पाएँ कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। अदरवाइज़ बहुत पढ़ोगे तो उससे बहुत कम फ़ायदा होता है, अटेम्प्ट करने का समझ होना चाहिए। लाइव लेक्चर्स, अभी जो लाइव लेक्चर्स है ना, इसी के अंदर सारे लेक्चर्स होते हैं सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज। अब लाइव लेक्चर्स में कंटेंट है और लाइव वीडियो है। कंटेंट में उनकी सारी फाइल्स अपलोडेड होती हैं, जैसे ये देखिए आप, फिजिक्स की कंटेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री की कंटेंट है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, एंशिएंट हिस्ट्री, इतना हो गया। जबकि लेक्चर वाले हिस्से में, लाइव लेक्चर वाले हिस्से में, ये लाइव वीडियो वाला जो हिस्सा है, 77 वीडियो जो दिख रहा है, इसमें फिजिक्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के विजय सर के लेक्चर्स हैं, जो विजय सर ने लिया है वो मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर है। मेडाइवल जो उन्होंने लिया है वो है, केमिस्ट्री में जो फैकल्टी ने लिया है वो, बायोलॉजी में जो फैकल्टी ने लिया वो, एनसीएंट में विजय सर ने लिया वो। ये पीवाईक्यू के सहारे जो जीएस है उसमें ये पॉलिटी है, ये मैंने लास्ट ईयर जो पढ़ाया जी था उसका लेक्चर है। ठीक है भाई, जी ओके। अब देखो आगे, अब आगे चलो। लाइव लेक्चर हो गया। टेस्ट, टेस्ट में एक्चुअली में 2 टेस्ट हो पाए हैं, वो भी करंट अफेयर के। ये करंट का टेस्ट है, ये स्टैटिक टेस्ट है। एक स्टैटिक का एक करंट का हुआ है। टेस्ट अभी बढ़ेगा, क्योंकि लेक्चर नहीं हो रहे थे तो टेस्ट वगैरह पॉज पे था। हिस्ट्री का जो लेक्चर हुआ उसके बाद टेस्ट नहीं किया, अभी बढ़ेगा। ऐसे करंट अफेयर लेक्चर एंड मैगजीन। अब करंट अफेयर लेक्चर एंड मैगजीन का जो हिस्सा है उसमें करंट अफेयर के, जैसे स्पोर्ट अवार्ड रिपोर्ट, ये एमसीक्यू है अंग्रेजी में, ये एमसीक्यू हिंदी में, उसी को क्विज के फॉर्म में अपलोड कर दिया ताकि आप क्विज के फॉर्म में अटेम्प्ट कर पाओ। गवर्नमेंट स्कीम की एमसीक्यू हिंदी में, गवर्नमेंट स्कीम की एमसीक्यू इंग्लिश में, गवर्नमेंट स्कीम का कंटेंट हिंदी में, अंग्रेजी वाला अभी बन रहा है, अभी अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे करंट अफेयर मित्र आ जाएगा। ठीक है, जो लोग नए होंगे बाकी रेफर कर सकते हैं। 1-to-1 सेशन ये इसलिए रखा था कि बीच बीच में इसमें एक ऐसा वो फीचर हमें देने वाले थे कि कोई भी स्लॉट बुक करे, जो भी टाइमिंग डिसाइड होगी उस टाइमिंग पे आ जाऊंगा और उनको बताऊंगा ये सी सेट है जिसमें सी सेट के लेक्चर आएंगे। ठीक है, तो इतना है, इसमें क्या समस्या है आपको? मुझे कोई समस्या लगी नहीं। सर, समस्या की बात नहीं है सर। एक्चुअली सर मैं जानना चाह रहा था कि सर कैसे स्टार्ट करूं सर इसमें सर, ठीक है, और क्या? ठीक है। हाँ तो सर। अभी एक्सेस और करने बच्चे में को तो जैसे समस्या नहीं है, 90 दिन। कंटेंट तो हैफाजार्ड नहीं लगा जी ना, सब क्रोनोलॉजी के हिसाब से। हाँ सर। नए हो इसलिए थोड़ा और लगा होगा। दूसरा सर, जी सर, और सर इसे आईओएस पे कैसे सर एक्सेस तो करें सर? iOS का एप्लीकेशन है अपना अवेलेबल है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन कोड डालना पड़ता है। योर मैत्रेय की जो आईडी है टीम मेंबर की है, उनको आप मैसेज जी करोगे, दे विल हेल्प यू। एक कुछ ही मिनटों के अंदर वो ओके सर। इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, 2-3 लोग उसको एक्सेस श्योर। करते हैं और बहुत बहुत फास्ट ट्रैक मैनर में। इवन जो एप्लीकेशन है, वेबसाइट, उसमें व्हाट्सएप का भी लिंक दिया है,
तो आप चाहो तो व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो, इमीडिएट उधर से रिस्पॉन्स आता है। ठीक, एआई पहले जवाब देता है, जी जो एआई जवाब नहीं दे जी सकता वो ह्यूमन लोग जवाब देते हैं। तो करते हैं जी बात। तो ये तो प्रॉब्लम खत्म हो गया कि आप एक्सेस इसको कैसे करें। जी अब शुरुआत कैसे जी करें जी एनिमेस? तो एनिमेस आपको मैं जी एनिमेस जैसे और लोगों के लिए जो नए हैं उनको बताऊं कि शुरुआत करने का तरीका क्या है। पीवाईक्यू और लॉजिकल गेसिंग। पीवाईक्यू देखने से आपको आएगा समझ कि भाई इस तरीके से पेपर पूछे जा रहे हैं। जैसे हमने करंट अफेयर में बताया कि भाई ऐसे मैं स्कीम पे सीधा क्वेश्चन दे सकता था, पर सीधा क्वेश्चन दिया क्या? पहले डायग्नोसिस किया, जैसे डॉक्टर पहले बीमारी का पता लगाता है, फिर ही तो दवाई देता है ना। कि स्कीम में किस तरीके से 2023 और उसके पहले पूछा गया था, 24 में उसने अपना पैटर्न कैसे बदला, फिर हमने उस पैटर्न पे क्वेश्चन आपको फ्रेम करके दिया। तो ऐसे ही आप पीवाईक्यू को देखिए, एनालाइज कीजिए, फिर उसके बाद में लॉजिकल गेसिंग को देखिए, फिर आप हिस्ट्री उठा लीजिए, विजय सर के लेक्चर देख जाइए। लास्ट ईयर जो मैंने हिस्ट्री पढ़ाया था, चाहो तो उसके भी लेक्चर देख जाओ, ज़्यादा समय लगेगा नहीं, 2-3 दिन में कवर कर लोगे। फिर उसके बाद में जो हम अभी पढ़ाते जाएंगे, जैसे पॉलिटी पढ़ाऊंगा अभी, एनवायरनमेंट पढ़ाऊंगा, इकोनॉमी पढ़ाऊंगा, इसको पढ़ते जाओ, इसके टेस्ट देते जाओ, ठीक, प्रैक्टिस करते जाओ। करंट अफेयर जैसे जैसे पढ़ाते जा रहा हूँ उसको पढ़ते जाओ, रोज एक न्यूज़पेपर पढ़ते जाओ। तो अभी 3 महीने हमारे साथ चलो, मेरे साथ चलो, और अभी तक का जो कवर हो गया उसको 1 हफ्ते में बैकलॉग खत्म कर लो। और जैसे जैसे टेस्ट आपका होगा, रही बात शेड्यूल की, शेड्यूल दे देंगे। पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, ये अगले 3 सब्जेक्ट हैं जिनको मैं कवर कराने वाला हूँ अलॉन्ग विथ करंट अफेयर। तो मैं शेड्यूल आपको उपलब्ध करवा दे रहा हूँ। टेस्ट का शेड्यूल खाली नहीं दूंगा, क्योंकि एग्जैक्टली नहीं पता कि ये जो 4-5 लेक्चर या 6 लेक्चर हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, वो कौन से दिन खत्म होंगे। हो सकता है कि हमने 5 दिन का टारगेट रखा, किसी 5वें दिन में बीमार पड़ गया या बिजी हो गया, तो 6 दिन में खत्म हुआ। तो हम एक अनुमान के हिसाब से कि भाई इस वाले वीक में ये टेस्ट हो जाएगा, ऐसा आपको हम एक अनुमान दे देंगे। ठीक, तो टेस्ट का एग्जैक्ट डेट नहीं देंगे, लेकिन लेक्चर का जो है मोस्टली एग्जैक्ट डेट रहेगा, ताकि अकाउंटेबिलिटी हो सके, मेरी भी जिम्मेदारी तय हो सके, तो मैं टाइम पे आऊँ। ठीक, आपके लिए जितना डिसिप्लिन जरूरी है, मेरे लिए भी डिसिप्लिन जरूरी है ना। मेंस में कभी खत्म नहीं होता, रोज आपको पता होगा मेंस में जिन लोगों ने पढ़ा है कि हमने एक एक दिन का शेड्यूल देके रखा था। इस दिन ये टॉपिक होगा, इस दिन ये टॉपिक होगा, इस दिन सेक्शनल टेस्ट होगा, लास्ट में थोड़ा सा डिले हुआ, अदरवाइज मोस्टली हम उसी के हिसाब से चलते थे। इस दिन इवेल्युएशन होगा, इवेल्युएशन इस दिन होगा, इस दिन टेस्ट होगा, तो उससे हमारी भी अकाउंटेबिलिटी रहती है और हम भी ठीक से काम कर पाते। तो वैसा करेंगे, अभी ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ें चलेंगी। और कोई सवाल है किसी मित्र का? ठीक है नमिस? सर, तो ये जी सर, एक क्वेश्चन कि सर मतलब आपका कहना है कि अभी जब आप पढ़ाएंगे उसके पहले बैकलॉग और हिस्ट्री और लॉजिकल गेसिंग सर ये सब हाँ, कंप्लीट ये करें कर लो। क्वेश्चंस के यस साथ। यस यस प्लीज। इसके बाद सर ये क्या आप कैलेंडर बताएंगे कि कैसे हाँ, फॉलो होगा, मतलब अभी बता दे रहा क्योंकि हूँ, सर पॉलिटी, एनवायरनमेंट और आपके साथ इकोनॉमी, ही चलना है। ये अगले 3 जी विषय, सर। पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, इनके सभी पीवाईक्यू, इनके सभी कंटेंट, इनके सभी एमसीक्यू जो भी इंपॉर्टेंट हैं वो हो जाएंगे जी आने वाले समय में, और जुलाई में इसको फिनिश करना, अलॉन्ग करंट अफेयर। करंट अफेयर साथ साथ चलता रहेगा, किसी एक दिन करंट अफेयर, ऐसे ऐसे कभी 15 दिन में एक ऐसे भी पढ़ लेंगे, ऐसे थोड़ा करेंगे, थोड़ा मोनोटोनस ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद में जो विषय बचेंगे उनको कर लेंगे। ओके सर। यस, मैसेज देख लेता हूँ, कुछ लोगों के सवाल हैं। गौरव सर, थीम बेस्ड पीवाईक्यू टॉपिक्स नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए लाइक मेंस के लिए। भैया जो मेंस के लिए किया था प्रीलिम में भी वही रिपीट करने की योजना है, लेकिन ये 2 महीने लग जाएंगे। 4 लोगों को लगा दूंगा तो भी नहीं होगा, टाइम लेगा, अगस्त में कहीं दे पाऊंगा, माफ़ करना। कुमार कोमल सर प्लीज़ रटने वाली चीज़ों के लिए कुछ करिए, एक सीरीज होनी चाहिए। क्या करूं बताओ? पूजा बार बार भूल जाता हूँ, भूल जाते हैं, तो बार बार भूलना भूलना तो एक वर्च्यू है ना इंसान का, भूलोगे ही तो बार बार रिवाइज करो और पढ़ने का तरीका बदलो। पढ़ने का तरीका ऐसे बदलो कि भाई मेंस में इफेक्टिव रिवीजन कैसे करें, इसकी एक वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, मेंस में इफेक्टिव रिवीजन कैसे करें, क्योंकि पिछले 6 महीने से सिर्फ मेंस ही पढ़ा रहा था, तो उसमें इफेक्टिव रिवीजन का जो वीडियो है प्रीलिम के लिए भी उतना ही उपयोगी है। एक बार देख लेना कैसे करना है, ठीक है, 5-10 मिनट का ही वीडियो, लोगों के साथ सेशन लिया था, तो वैसे कर सकते हो। तो उससे थोड़ा साइंटिफिकली, अब लंबा लंबा थीम, साइंटिफिकली रिवीजन कैसे करें, रिवीजन करके प्रोडक्टिविटी 10 गुना कैसे बढ़ाएं, ऐसा थंबनेल तो दे नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ इफेक्टिव रिवीजन कैसे करें, एक बार वो वीडियो देख लो, आसान होगा, उससे फ़ायदा मिलेगा। तरीका थोड़ा बदलना पड़ेगा। और कोई मित्र? बोलो भैया, हो गया? सर हिस्ट्री में, हेलो सर, हिस्ट्री में आपने जो 3.5 घंटे का स्पेक्ट्रम का समरी बताया था, मतलब क्लास लिया था, पिछले ही साल लिया था सर, सिर्फ उसको कर ले बस हो जाएगा, मतलब उतनी मोटी बुक पढ़ने से अच्छा सिर्फ वही कर ले। लेक्चर्स देख लो उनके, विजय सर के बहुत ही अच्छे फैकल्टी हैं, मैं जनरली किसी की तारीफ ऐसे करता नहीं, उनके लेक्चर्स देख लो, मेरे 3.5 घंटे का स्पेक्ट्रम की पूरी बुक की समरी देख लो, और जो टेस्ट अभी कराएंगे वो देख लो, उतने से काम हो जाएगा हिस्ट्री का टेस्ट, लेकिन कर लेना।
विजय सर की क्लासेस देख लिया, लेकिन आपने कुछ और लेक्चर्स लिए हैं हिस्ट्री में, तो उनको छोड़ दीजिए, वही समरी वाला क्लास देख लेते हैं। क्या सॉरी रिया, एक मैसेज पढ़ने लगा था, क्या बोला आपने एग्जैक्टली अभी? सॉरी। सर मैंने विजय सर के लेक्चर्स देख लिए हैं, पर जो मतलब वो जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो स्पेक्ट्रम से समरी से कर लेते हैं जो आपने पढ़ाया, और जो बाकी के लेक्चर्स हैं उनको छोड़ देते हैं। मैं सलाह दूंगा विजय सर का लेक्चर कर लो, समरी कर लो, और जो एमसीक्यू का हम अभी टेस्ट देंगे वो कर लो, ठीक है, हिस्ट्री के लिए। ओके। स्पॉट आपका ये 3-4 बार हो चुका सवाल, आई थिंक। हाँ ठीक है सर। पेड अस्तित्व बैच में क्या डिफरेंस है? आपने तो सब फ्रीली अपलोड करा हुआ है साइट पे, जेन्युइन क्वेश्चन है। हाँ, दिस इज रियली जेन्युइन क्वेश्चन, और इसका आंसर भी बहुत जेन्युइन है। हाँ, जैसे मेंस में, और इसमें जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं संस्था के नाते बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल के नाते नहीं। ये संस्था कैसे एडमित्रे रन करती है? एडमित्रे में काम करने वाले लोग हैं, मान लो 5 लोग हैं जो बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। उन 5 में 2 से 3 लोग फ्री कर रहे हैं। 2-3 लोग इसलिए फ्री कर रहे हैं क्योंकि अगर मेरे जैसे लोग सैलरी लेंगे इस संस्था से, तो संस्था 1 महीने भी नहीं चलेगी, इतना रेवेन्यू तो इस संस्था के पास है नहीं, खत्म हो जाएगी। तो मैं प्रो बोनो बेसिस पे काम कर रहा हूँ, फ्री काम कर रहा हूँ। 1 आध लोग, 1.5 लोग और प्रो बोनो बेसिस पे बहुत मिनिमम उस पे फीस पे काम कर रहे हैं, बाकी लोग फीस ले रहे हैं। तो होता क्या है कि इस संस्था को ग्रो भी करना है, सर्वाइव भी करना है, और इसको अपना मूल उद्देश्य नहीं भूलना है। मूल उद्देश्य इस संस्था का क्या है? मूल उद्देश्य ये है कि भाई यूपीपीसीएस में इंक्लूजिविटी को ध्यान में रखते हुए आपको रिसर्च करना है, आपको कुछ तो भी इनोवेटिव कंटेंट डेवलप करना है, और इंटीग्रेटेड जो स्टडी है प्रीलिम और मेंस साथ में चल करके इवन इंटरव्यू तक, उसको प्रमोट करना है। लास्ट ईयर इसी इंटीग्रेटेड स्टडी प्रीलिम प्लस मेंस साथ में लेकर चलो, सत्याग्रह में करता रहता था। अब वो सत्याग्रह निभाने का वक्त आ गया है, तो कुछ कंटेंट प्लेटफॉर्म पे सबके लिए उपलब्ध करा दिया जाता है। जैसे आरओ तक की परीक्षा के लिए जितना करंट अफेयर होगा वो सब कुछ यूट्यूब पे, एप्लीकेशन पे, वेबसाइट पे फ्रीली अवेलेबल करा दिया जाएगा। मेंस में 90 लेक्चर्स में से 10 लेक्चर लगभग यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल करा दिया गया। 80 लेक्चर नहीं अवेलेबल कराया गया। 80 इसलिए नहीं कराया गया क्योंकि जिन लोगों ने एडमिशन लिया है, जिन लोगों ने एनरोल किया है, उनका सम्मान रखा जा सके, उनका हक न छीना जा सके। बुकलेट की रिकॉर्डिंग अवेलेबल करा दी गई यूट्यूब पे। तो पहला पर्पज जो था वो ये था इंक्लूजिविटी का, कि भाई जो लोग नहीं खरीदना चाहते, जो लोग नहीं एनरोल करना चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन उनके लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जैसे बुकलेट की रिकॉर्डिंग, ताकि वो रिवीजन कर सकें इफेक्टिवली, वो यूट्यूब पे अवेलेबल करा दिया गया। उसकी इतनी कम कीमत रखी गई, अभी तो फ्री ही कर दिया गया पूरा, इतनी कम कीमत रखी गई कि कोई भी अफोर्ड कर सके। 150 रुपये, 150 रुपये देने में बुकलेट की किसी संस्था को मुझे नहीं लगता है कोई समस्या है, खासकर तब जब उस संस्था में लाखों रुपये इन्वेस्ट किया हो पूरी प्रक्रिया को डेवलप करने में। ऐसे प्रीलिम की बात है, प्रीलिम में 25%, 30% चीज़ें सबके लिए अवेलेबल कराई जाएंगी, 75% चीज़ें इसके मेंबर्स के लिए जिन्होंने एनरोल किया है उनके लिए अवेलेबल कराई जाएंगी। अगर बाकी लोगों के लिए अवेलेबल नहीं कराया जाएगा तो बाकी लोगों को पता कैसे चलेगा? आज आप यहाँ पे हैं, किसी न किसी वीडियो को, किसी न किसी कंटेंट को देखने के बाद ही तो आए हो। तो अगर अवेलेबल नहीं होगा, सर्वजन सुलभ नहीं होगा, तो आपको पता नहीं चलता। तो ये बहुत एक फाइन बैलेंस एस्टेब्लिश करना है, दुविधा की बात है, लेकिन फाइन बैलेंस एस्टेब्लिश करना है किसके लिए? आपके हक के लिए, आपके राइट के लिए, प्रमोशन के लिए, और इंक्लूजिविटी, समावेशिता को ध्यान में रखते हुए। ठीक, तो ये तीनों चीज़ों का बैलेंस करना पड़ रहा है। आप अगर इस संस्था की जगह होते तो आप भी शायद यही कर रहे होते। तो इसका आप तनाव मतलब, आपको पढ़ने को मिल रहा है ना, पढ़ाई अच्छी आपको मिले, अच्छा कंटेंट मिले, अच्छा काम हो, वही करना है आपको। बाकी चीज़ों में क्या दिमाग लगाना? किसी और का भी 2-4 का भला हो जाएगा, इससे आपको कोई नुकसान हो जाएगा क्या? हर कोई अपनी क्षमता से लड़ेगा, तलवार दे देने से कोई युद्ध जीत लेगा, ऐसा तो नहीं है। हाँ, अभी क्या सवाल है? हिस्ट्री समरी वाली वीडियो कहाँ पर है? अपलोड तो किया है शायद मैंने, अभी फिर से नहीं होगा, एक बार चेक कर लेता हूँ तो अपलोड कर दूंगा। लास्ट ईयर का वो वीडियो रिकॉर्डिंग है। एक रात हम लोग बैठे थे 8 बजे 9 बजे, याद है? इसमें से कोई है जो लास्ट ईयर गवाह था? रात को 8-9 बजे बैठे थे, सवेरे 6-7 बजे तक चला था। और वीडियो नहीं दिख रही है, थोड़ा बता दीजिएगा। ठीक है, देख लेता हूँ, नहीं होगा तो। शिव गोपाल तुम थे ना? हाँ, तो करवा दे रहा हूँ, अपलोड करवा दे रहा हूँ। जो लोग 2-3 प्री दे चुके हैं, नहीं हुआ है, तो वो क्या करें? वो क्या मतलब 2-3 प्री देने की वजह से तुम ऐसे बुरे हो गए, या क्या बोला? सर मैंने अपने इधर आपकी कोचिंग के पोस्टर देखे थे। कहाँ देखा था भाई? ओके, तो जो लोग 2-3 प्रीलिम दे चुके हैं उनका क्या? अच्छा, हनुमान मंदिर पे, अच्छा, दुर्गा देवी या श्री देवी के मंदिर में नहीं था।
तो जो लोग 2-3 प्रीलिम दे चुके हैं उनको घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत सीनियर हूँ। तुमको बगल वाला कहता होगा, एक हमारे बगल में सीनियर भैया रहते हैं, उससे तुमको आत्मश्लाघा पालने की ज़रूरत नहीं है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम युद्ध में उतने ही नए हो जितने कि अभी बाकी लोग, ठीक? तो घमंड-वमंड अगर है तो वो टाँग दो खूँटी पे, कुछ नहीं है, फालतू है। हाँ, जो तुमने गलती की है ना, ऑब्जेक्टिवली उसको विवेचना करो, उसको समझो तुमसे क्या गलती हुई है, और जहाँ-जहाँ, जो-जो विषय तुमको कमज़ोर लगते हैं, जहाँ-जहाँ तुमने मिस्टेक्स किए हैं, वो सिली मिस्टेक भी हो सकता है। हाँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ ना जिनका हुआ ही नहीं। राहुल, उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि भई तुमने दिया एग्ज़ाम, तुम्हारा नहीं हुआ, तो तुम अपने सारे बायसेस को, सारे अपने पुराने हैंगओवर को उतार के फेंको। वो हैंगओवर हो सकता है फ़ेल होने का, वो हैंगओवर हो सकता है हो गया पहली बार में, उसका भी, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा पहली बार में हो गया, अगली बार में ना हो। हो सकता है पहली बार में नहीं हुआ, तुम अच्छा काम करोगे, इसी बार में सब कुछ हो जाए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये फ्रेश युद्ध है। हर प्रीलिम नया प्रीलिम होता है, हर मेंस नया मेंस होता है। अच्छा नहीं पढ़ोगे, अच्छा नहीं लिखोगे, नहीं होगा। ऐसा थोड़ी होता है कि एक बार आपने युद्ध जीता तो आप हर बार जीतोगे। चीन ने हमें 1962 में हराया था, आपको पता है ना? बुरी तरह से हराया था। 1980s में सिक्किम में अकेले हमने चीन के कुछ 400 साढ़े 400 सैनिकों को मार दिया था, छोटे से स्कर्मिश में, छोटी सी झड़प में। हर युद्ध, हर झड़प नहीं होती, भूल जाओ आप। तो जो भी गलती की है आपने, उस गलती को आइडेंटिफाई करो, नोट करो। अभी एक नया तरीका बताने जा रहा हूँ कि जैसे मेंस में बताता था कि भाई जहाँ-जहाँ, जिन-जिन पोर्शंस में गलती है, उन पोर्शंस में आंसर राइटिंग करके उसको ठीक करो। एक एक्सेल शीट बनाओ, सबके पास पीसी, लैपटॉप, टैबलेट, गैजेट होंगे ही होंगे। नहीं है तो पेन पेपर पे हर सब्जेक्ट के लिए एक डिसाइड करो कि कितने क्वेश्चन आपने टेस्ट में अटेम्प्ट किए, जो भी एमसीक्यू हम फ्रेम करके देंगे अभी आपको। उन एमसीक्यूज में कौन से विषय में, कौन से टॉपिक पे आप बार-बार गलती कर रहे हो, उनको आइडेंटिफाई करो। उन टॉपिक्स को आप स्ट्रेटेजिक तरीके से टारगेटेड थेरेपी उसकी करो, उनको ज़्यादा पढ़ो, उनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करो। बजाय कि आपको पॉलिटी आती है तो पॉलिटी के 10 टेस्ट लगा रहे हो, ये नहीं करना। मॉडर्न हिस्ट्री नहीं आती है तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप कौन सी चीज़ आपको नहीं आती, कहाँ आपके क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं, उनको पढ़ो। ज्योग्राफी आपको नहीं आता तो ज्योग्राफी में, फिजिकल ज्योग्राफी नहीं आता, फिजिकल ज्योग्राफी में क्या नहीं आता? अच्छा, वल्केनिज्म पता लगता है गलत हो रहा है, या झील, नहर, ये सब आपके गलत हो रहे हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाला सवाल गलत हो रहा है, तो उसको आप देखो। करंट अफेयर में आपकी गलतियां बहुत हो रही हैं, तो कौन से करंट अफेयर गलत हो रहे हैं? इंटरनेशनल गलत हो रहा है, या स्पोर्ट गलत हो रहा है, या अवार्ड गलत हो रहा है? तो जो गलत हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करो, उस पर फोकस करो, बजाय कि जेनेरिक थेरेपी। वन साइड डज नॉट फिट फॉर ऑल। सभी सब्जेक्ट की एक रेसिपी नहीं होती, एक थेरेपी नहीं होती। ऐसा करोगे एक उम्र गुजर जाएगी, प्रीलिम या फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है? तो बेटर होगा कि एक्सेल शीट बनाओ, उसमें अपना हार जीत का लेखा जोखा रखो, कहाँ कहाँ गड़बड़ कर रहे हो, कहाँ कहाँ ब्लंडर कर रहे हो, ठीक? ऐसे कर लो। और कोई मित्र? सर, हाँ, जैसे आप 6 मंथ के करंट अफेयर करवाएंगे और इसमें मुझे पूरा ट्रस्ट है कि मैं अगर यही पढ़ लूँगी आप जो दोगे तो वो पक्का उसमें के क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन 6 मंथ से पहले के क्वेश्चन करने के लिए मैं कहीं और से ज्वाइन करूँ या फिर मंथली कोई यूट्यूब वगैरह की वीडियो देखूँ पहला तो ये है या ना फिर कि जो तुमने कहा, तुमको करेक्ट कर दूं कि एक ने और आज कमेंट किया था। कई बार कुछ लोग ऐसा कमेंट कर देते हैं उत्साह में कि मुझे खुद शर्मिंदा होना पड़ता है। अब वो उत्साही लोग हैं, उनको वही भी नहीं कह सकता तारीफ मत करने, अगली बार तारीफ ही नहीं करेंगे। तुमने कहा मुझे पक्का यकीन है कि सारे यहीं से आ जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे यहीं से आ जाएंगे, मैं उल्टा कह रहा हूँ, अगर यहाँ से नहीं आएंगे तो वहाँ से भी नहीं आएंगे। मैं ये कह रहा हूँ, मेंस में दावा करना क्यों नहीं लोग कर रहे हैं? लोग यही कह रहे हैं मेरे यहाँ से आया, लेकिन लोग प्रूफ नहीं दे सकते। मेरी तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है ना? तो मैं तो डंकी की चोट पे कह रहा हूँ कि भाई आप सबूत दो, जैसे मैंने दिया है। नहीं दे सकते। प्रीलिम में अनप्रेडिक्टेबिलिटी ज़्यादा है, मेंस में प्रेडिक्टेबिलिटी ज़्यादा है। मेंस की प्रेडिक्टेबिलिटी को समझने के लिए अगर आपके पास सेंस है, अनुभव है, एक्सपीरियंस है और आप एक्चुअली में शानदार हैं, तो आप बहुत प्रेडिक्ट कर सकते हैं। प्रीलिम में प्रेडिक्शन कम होता है। हम कितना भी रिसर्च कर लें, प्रीलिम की प्रेडिक्शन कम होती है। इसलिए मैं दावा नहीं करूँगा कि यहाँ से 100% आएगा। बस मैं ये कहूँगा कि यहाँ से अगर नहीं फँसा, तो उन सस्ते मैगज़ीन से नहीं फँसेगा। मेरा सिर्फ इतना कहना है। रही बात 6 महीने की पहले की बात, तो 6 महीने के पहले जो प्रश्न होते हैं बहुत कम उनका परसेंटेज आता है, 10%, 15% कहीं, और वो 15-20% जो सवाल आते भी हैं 6 महीने के पहले के, वो 6 महीने के पहले नहीं होते हैं, वो कंटेम्परेरी इशू होते हैं। वो समकालिक ऐसे मुद्दे होते हैं जो सदाबहार है। जैसे एग्जाम्पल के लिए G20 है। अब G20 भले हुआ हो 2023 में, बट G20 इशू इज एज रिलेवेंट एज टू 2023। तो वो तब भी अब उतना ही रिलेवेंट था जो आज रिलेवेंट है।
अभी श्री गोपाल ने कहा अनसर्टेनिटी प्रीलिम में बहुत है। प्रीलिम में अनसर्टेनिटी से निपटने का एक ही सुंदर तरीका है, कैपेसिटी बिल्डिंग और स्मार्टनेस। कैपेसिटी बिल्डिंग जो पहला पिलर है वो कैसे करोगे, 3-4 जो विषय हैं जिसमें ज्योग्राफी है, उसमें स्पेशली इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, करंट अफेयर। पॉलिटी को साथ में नहीं ले रहा हूँ, पॉलिटी 3-4 लेक्चर का मेहमान होता है खाली। ये 3-4 जो विषय हैं उनको ठीक से अच्छे से कॉन्सेप्ट में भी, प्रैक्टिस में भी, पीवाईक्यू में भी, एमसीक्यू में भी अच्छे से तैयार कर लो। प्लस स्मार्टनेस, स्मार्टनेस के लिए लॉजिकल गेसिंग है। लॉजिकल गेसिंग सदाबहार है। लॉजिकल गेसिंग की महत्ता, उसकी रिलेवेंस, उसका महत्व कभी नहीं कम होगा। वो हर एग्जाम के लिए उतना ही सदाबहार, शाश्वत और सनातन है। जैसे येसु धम्म सनातनो है ना, वैसे वो लॉजिकल गेसिंग भी है। तो वो आपको दिखाएगा, आपको सिखाएगा कि कैसे आपको क्वेश्चन अप्रोच करना है। नेगेटिव माइंडसेट के साथ नहीं जाना है, 360 डिग्री सोचना है कि नॉमेनक्लेचर से कुछ समझ में आ रहा है क्या, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को छोड़ के नहीं जाना है। युद्ध में अंत में आपके पास ग्रेनेड था, खत्म हो गया, मोर्टार था, खत्म हो गया, AK-47 खत्म हो गया, आपके पास बची है 303, वो भी खत्म हो गया, सिर्फ डंडा बचा है। तो नहीं लड़ोगे क्या, लड़ना छोड़ दोगे क्या? लॉजिकल गेसिंग सिखाता है मिनिमम संसाधन हो या संसाधन ही ना हो तब भी कैसे नेवर डाई एटीट्यूड रखना है, कैसे आपको अंत में रैशनैलिटी के साथ अपने दिमाग को शांत रखते हुए वहां पे परिचय देना है। तो सर एक चीज पूछना है। हाँ, जो एलिमिनेशन है या जो जो सर लॉजिकल गेसिंग है, वो तो सर जैसे यूपी पीसीएस में भी मैंने देखा 2018 से लेकर अभी तक का जो था, तो इस साल के पेपर में तो काफी वो मतलब कि अप्लाई हो रहा है, लेकिन इससे पहले के पेपर में जो भी फैक्ट वाले क्वेश्चंस भी सही उसके हो रहे हैं। तो सर ये वाला रिस्क और कॉन्फिडेंट कैसे आएगा कि एज फॉर एग्जांपल कि जो इस साल के क्वेश्चंस में फैक्चुअल काफी गलत भी हो रहे हैं, लेकिन अगर आप 18-19 को देखेंगे तो फैक्ट वाले स्टेटमेंट भी सही हो रहे हैं। तो ये कैसे माइंड में ये करे कि इस बार का जो पैटर्न होगा वो 24 के हिसाब से होगा, या फिर माइंड को कैसे सेट करे? तो ये जो एक डाउट है उसको कैसे टेकल किया जा सकता है सर? एक्चुअली अच्छा सवाल था। पहली चीज़ तो फैक्ट, अगर वो बहुत एब्सोल्यूट फैक्ट है तो उसमें लॉजिकल गेसिंग की लिमिटेशन है, ठीक है। उसके बाद सर एक चीज और सर कि एब्सोल्यूट फैक्ट का मतलब सर क्या हो जाएगा, और सर कैसे मानेंगे कि ये एब्सोल्यूट फैक्ट्स है या फिर ओवरलोडेड है? क्या थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। तो एक-एक करके मुझे भूल जाऊँ तो याद दिला देना, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन हो गए। पहले ये बता देते हैं एब्सोल्यूट फैक्ट कौन सा है, कौन सा नहीं है, इसका क्या कैसे पता होगा। एब्सोल्यूट फैक्ट का मतलब है कि ये पेन है ब्लैक, व्हाइट, रेड, ग्रे, ये हो गया एब्सोल्यूट फैक्ट। फलानी नहर की ऊंचाई है 30.5, 70.5, 80.5, ये है एब्सोल्यूट फैक्ट। अप्लाइड फैक्ट क्या होता है? पहला स्टेटमेंट उसने दे दिया कि यूनियन बजट 2025 में रिसर्च इनोवेशन के लिए एक फेलोशिप प्रोग्राम रखा गया है। दूसरा स्टेटमेंट है इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए 10,000 रिसर्च फेलो को स्कॉलरशिप दी जाएगी। पहला स्टेटमेंट है वो एक सिंपल सकारात्मक स्टेटमेंट है जो इन्फॉर्मेशन आपको देता है। दूसरा स्टेटमेंट है जो फैक्ट है लेकिन पहले वाले स्टेटमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा वाला लाइन जो है, जो ऑप्शन है, वो तब एब्सोल्यूट फैक्ट हो जाता है जब पहला स्टेटमेंट नहीं होता कि भाई 10,000 स्कॉलरशिप मिल भी रहा होगा, नहीं भी मिल रहा होगा, लेकिन पहले वाले के साथ जब वो जुड़ गया तो अप्लाइड फैक्ट हो गया, यानी पहले वाले स्टेटमेंट के साथ उसका रिश्ता है। इसी के लिए मैंने थीम बनाया था कि अगर दो स्टेटमेंट बहुत ही क्लोज है, एक दूसरे को सब्सटेंशिएट करते हैं, सकारात्मक हैं, पॉजिटिव हैं और क्लोजली रिलेटेड हैं, तो उनके सही होने की संभावना कंपैरेटिवली बढ़ जाती है, ठीक। जहां बिल्कुल ही एब्सोल्यूट फैक्ट हो वहां लॉजिकल गेसिंग काम नहीं करता, ठीक है। तो मैं कहना जो चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं कि जब आप अप्लाइड फैक्ट देखें, यानी कोई भी फैक्ट किसी स्टेटमेंट के साथ आ रहा है, सकारात्मक आ रहा है, उसके सही होने की संभावना होगी और उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी एग्जामिनर जो है किसी स्टेटमेंट को नकारात्मक बनाने के लिए, नेगेट करने के लिए उसको रिसर्च करना पड़ता है। जैसे मैं कहूँ ये पेन काला नहीं है, अगर मैं बोलूँगी ये पेन काला है तो ये काला होगा, इसके बारे में सबूत होंगे, पहले पेपर में पूछा जा चुका होगा, इसलिए होगा। अगर मैं कहूँगा काला नहीं है तो पहले मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा गूगल पे जा करके, इसको रिसर्च करके कि भाई ये काला नहीं है। किसी भी बात को खारिज करने के लिए, नास्तिक व्यक्ति होने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा आर्गूमेंट जुटाने पड़ते हैं। सकारात्मक होने के लिए ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, आस्तिक होने के लिए ज़्यादा समस्या नहीं होती। तो जब नकारात्मक स्टेटमेंट होगा उसके सही होने की गुंजाइश कम होती है, क्योंकि वो वेरीफाई नहीं कर सकता उतना। सकारात्मक के सही होने की गुंजाइश ज़्यादा। ये लॉजिक ऐसे नहीं डेवलप है, ये लॉजिक हमारे दैनिक जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं उससे डेवलप है। कोई भी पेपर सेटर जनरली नेगेटिव स्टेटमेंट या तो बनाता नहीं, या तो बनाता है वो इतना कौन वेरीफाई करेगा, गलत करवा देता है उसको, कौन कोर्ट वोट में चैलेंज झेलेगा।
तो आपने पहला जो सवाल किया एब्सोल्यूट फैक्ट की पहचान कैसे करेंगे, उसका जवाब है इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, इंडिपेंडेंट फैक्ट है, एब्सोल्यूट फैक्ट है। किसी स्टेटमेंट के साथ, किसी अप्लाइड लाइन के साथ आ रहा है तो अप्लाइड फैक्ट है, जिसके बारे में आप लॉजिकल गेसिंग अप्लाई कर सकते हो। अब आपको दूसरा सवाल क्या था कि 2018, 19, 20, 21, 22, 23 में बहुत ज़्यादा अप्लाई हो रहा है, लेकिन अभी पेपर का जो पैटर्न चेंज हो रहा है वो कैसे करें। तो मेरे भाई क्या है ना कि लॉजिकल गेसिंग में थीम नॉमेनक्लेचर का है। नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया कि नाम से किस तरीके से आप, जब आपको कुछ नहीं आता तो नाम से कैसे आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, विचार कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर 2024 में उसने खारतूम या कुछ पूछा था। खारतूम नाम से ही कोई कहेगा कि भाई अरेबिक कंट्री है, मुस्लिम किसी कंट्री से इसका ओरिजिन है, तो ये मुस्लिम पॉपुलेशन वगैरह ज़्यादा रहती होगी। तो इसके नॉमेनक्लेचर से, कॉमन सेंस से काम हो गया, ठीक है ना। ऐसे न मालूम कितने सवाल आपको मिल जाएंगे। तो ये लॉजिक कोई भी कैसा भी पैटर्न बना ले, लगेगा ही, लगना ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पैटर्न बदल रहा है, लगातार अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप हिस्ट्री को, स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, स्पेशली इंडियन ज्योग्राफी को, करंट अफेयर, स्पेशली नेशनल, इंटरनेशनल, और जो पिछले 2-3 महीनों में जो कुछ भी हुआ है उसको और ज़्यादा, इनको अच्छे से तैयार कर लें। पॉलिटी के 4-5 जो चैप्टर्स हैं, फंडामेंटल राइट हैं, ड्यूटीज़ हैं, डीपीएसपी हैं, और करंट अफेयर उनसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट वगैरह से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं, जो ये है शेड्यूल्स हैं, पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जो मैंने एक ही वीडियो में 15-20 मिनट में करवा दिया था। इनको आप तैयार कर लें। इनको अगर आप कर लोगे तो निश्चित तौर पे औरों से आपको एज मिल जाएगा। ये सब मिला करके ही आपके लगभग 70-75 सवाल हो जाएंगे, और 75 सवाल से ज़्यादा हो जाएंगे। आई थिंक 75-80 सवाल पे जिसका होल्ड हो गया ना, वो बाकी हुए प्रश्नों में एवरेज भी करेगा, बिलो द एवरेज भी करेगा, तो पास कर जाएगा। कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। जिन अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। जिन पे आपका कंट्रोल हो सकता है, कंट्रोल 3-4 विषयों पे कर लो, आपका काम हो जाएगा। और थोड़ा स्मार्टनेस, लॉजिकल गेसिंग आपको स्मार्टनेस सिखाती है, एप्लीकेशन सिखाती है, ठीक। उसके लिए पहले चाहिए कैपेसिटी बिल्डिंग, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, फिर आपकी प्रैक्टिस। आप कितना भी अच्छा हथियार चलाते हो, लेकिन पहले हथियार तो होना चाहिए, तो हथियार अच्छा रखो, फिर चलाना सीखो। सर बैच में क्लास करना पड़ेगा, और अरे नहीं, वो तो आपकी स्वेच्छा है यार। आई डोंट एंडोर्स एनी बैच, एनी पेड बैच। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू स्टूडेंट्स। वो लेना है, संस्था के प्रयास पसंद आ रहे हैं तो करें, नहीं करना है मत करें। मैं कभी भी किसी भी चीज़ का प्रचार नहीं करता। मैं पढ़ाता हूँ, मुझे पढ़ाना पसंद है, ये मेरा पैसन है। ईमानदारी से संस्था काम कर रही है, शानदार काम कर रही है, बहुत ही शानदार काम कर रही है। जो लोग मजाक उड़ाते थे लास्ट ईयर जब शुरुआत किया था कि मेंस पढ़ा रहा है, मेंस पढ़ा रहा है, उनको समझ में आ गया कुछ ही महीनों में कि इस संस्था के पास उतने ज़्यादा मेंस के स्टूडेंट थे जितना बड़ी बड़ी कोचिंग के साथ सो कॉल्ड स्वयंभू के पास नहीं थे। इस कोचिंग का रिजल्ट, इस संस्था का रिजल्ट मेंस का इतना शानदार होगा अगर लोगों ने ठीक से लिखा होगा, क्योंकि अंत में वो भी तो डिपेंड करता है। जितना बड़े लोगों का नहीं होगा, हो सकता है टॉपर्स कई सारे यहाँ से निकले। तो कहने का अर्थ ये है, हम अपना प्रयास कर रहे हैं, कुछ को आस्था होगी, कुछ को नहीं होगी। हम क्यों बोलें कि आओ आओ आओ, उनको तय करने दो ना। प्रीलिम में अभी तक ध्यान नहीं दे पा रहा, अभी ध्यान देंगे, लोगों को खुद ही समझ में आएगा, नहीं बहुत शानदार चल रहा है, खुद ही लोग आएंगे। एंडोर्स करने की जरूरत नहीं, इट्स अप टू यू। और कंट्रीब्यूशन इतना कम इस संस्था के लिए, इतना कम है ना कि भाई मुझे लग रहा है कि अगर इस पर कोई सोच भी रहा है तो पैसे के अर्थ में नहीं सोच रहा होगा, वो शायद समय के अर्थ में सोच रहा होगा, ठीक है। वो तो कोई इशू है नहीं। सर एक सर जो इशू सर होता है कि अनिमेश तुमसे actual बात तो examination- अनिमेश तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया, 5 मिनट तुमसे बात किया, अब क्या क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा? सारे सवाल नहीं देख पा रहा हूँ, सारे सवाल एड्रेस नहीं हो पा रहे हैं। लूसेंट की जहाँ तक बात की, लूसेंट पीवाईक्यू और जो पुराने सवाल हैं उनको एड्रेस करता है। अगर पीवाईक्यू आप कहीं से कवर करें तो लूसेंट क्यों कवर करोगे? मैं लूसेंट में समर्थन भी करता हूँ, तो ऑब्जेक्टिव लूसेंट जो है उसका समर्थन करता हूँ जिसमें पीवाईक्यूज। मैं सब्जेक्टिव वन लाइनर वाले लूसेंट का समर्थन नहीं करता, क्योंकि वो कभी आप याद नहीं रख पाओगे, याद रखोगे तो रिटेन नहीं कर पाओगे, कोई उसका बेनिफिट नहीं है, ठीक। रही बात ज्योग्राफी की, मैंने पहले ही ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला है, सारे विषयों के लिए समस्या नहीं है, सब संसाधन है, सारे फैकल्टीज़ हैं। ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है जो जिसके लिए अभी भी प्रीलिम और मेंस दोनों के लिए बहुत अच्छी फैकल्टी हमें नहीं मिल पाई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई जेआरएफ का बंदा, कोई यूपीएससी का बंदा मेंस इंटरव्यू दिया हुआ मिले, ताकि उससे हम पढ़वा सके। इसका ये समाधान है, ठीक है। बाकी करेंगे कुछ ना कुछ। बोलिए मुन्ना। सर एक सर जो सर प्रॉब्लम होता है कि सर जैसे रूम में जैसे जो प्रीवियस ईयर जो पेपर सॉल्व करते हैं, या फिर जो भी इलिमिनेशन जो आपने भी बताया, उसको भी हम काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वो काफी अप्लाइड भी हो रहा है। लेकिन सर एक्चुअल एग्जामिनेशन हॉल में सर उस तरह की कॉम्पिटेंसी नहीं आती, उस तरह की एक्यूरेसी नहीं आती। तो ऐसे क्वेश्चन जो रूम में सोल्व हो जा रहे हैं लेकिन वो एग्जामिनेशन हॉल में नहीं हो रहे हैं, तो सर इससे कैसे बचा जाए और क्या टेक्निक इसको अप्लाई किया जा सके? क्रिकेट खेलते हो? क्रिकेट खेलते हो? हाँ सर, हाँ तो सर। नेट प्रैक्टिस या गली मोहल्ले में खेलने में, फिर टूर्नामेंट में खेलने में, क्राइसिस वाले मैच में अंतर होता है।
आपको एक शॉट बहुत अच्छा आता है कि आप कदम निकाल के छक्का मार सकते हो, जरा भी आपको ओवर पिच मिला। क्राइसिस जब होता है, तनाव होता है, आप नहीं मार पाते हो। धोनी मार देता है। क्यों? धोनी के पास है स्किल कि वो कदम निकाल के छक्के मार सकता है। धोनी के पास है साहस कि विश्व कप के फाइनल में भी वो छक्के मारने का साहस रखता है बिना तनाव में आए हुए। और धोनी के पास वो टेम्परामेंट है। आप घर में जब सॉल्व कर रहे हैं तो एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कीजिए कि ऐसा नहीं कि चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बाबू सोना का वीडियो कॉल आ गया तो उसको भी अटेंड कर ले रहे हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा 53 का बी होगा, मुझे तो पता था, चलो अच्छा हुआ सॉल्व। अच्छा 53 का सी है। ऐसे नहीं करने का। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। फ़ोन को फ्लाइट मोड में डालने का, टाइमर लगाने का, 1.5 घंटे 2 घंटे में जितने भी समय आपके पास है पेपर सॉल्व करो या जो भी टाइम है डिवोटेड। पूरा एप्लीकेशन ऑफ माइंड, पूरा पूरा पूरा। वहीं पंखा बंद कर दो, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों में पंखा भी नहीं होता। पंखा बंद कर देने का, पसीने से तर हो, ऐसे कर रहे हो, चॉकलेट खा रहे हो। उसी जब कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आप करोगे तो मेंस के लिए जो मेरा नारा था कि मोर यू स्वेट इन द पीस लेस यू ब्लीड इन द वार। अगर आप ज़्यादा पसीना बहाओगे शांति काल में तो युद्ध के समय में खून कम बहेगा। अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो प्रिसीजन ज़्यादा अच्छा होगा, सटीकता ज़्यादा अच्छी होगी, साहस ज़्यादा होगा, टेम्परामेंट सेम होगा। आपको केक वॉक लगेगा, एक और टेस्ट मैच लगेगा बस। ठीक? पूजा जो क्वेश्चन फ्रेम करेंगे उनको टेस्ट के फॉर्म में देंगे ही देंगे, जैसे भी करंट अफेयर में कर रहे हैं, है ना? तो टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट तो होगा, टेस्ट सीरीज इसके साथ में ही है, अलग से टेस्ट की ज़रूरत नहीं। हाँ, यस, समझे मुन्ना? हाँ सर, वो हाँ मुन्ना, समझे सर। वो मुन्ना मिर्जापुर वाले जैसे नहीं। हाँ हाँ कर लेंगे, अभी अल्टीमेट नहीं सोचे हैं, इमीडिएट, बट कर लेंगे। ऐसे नहीं करने का। क्या प्लान है? नहीं अभी नहीं सोचे हैं, ऐसे इमीडिएट नहीं सोचे हैं, पर कर लेंगे। ऐसे नहीं करने का, सोचने का। नहीं सर, ऐसा सर मतलब एलिमिनेशन तो काफी सर वो हम भी अप्लाई करते हैं, लेकिन सर वो एग्जामिनेशन हॉल में भले यूपीएससी में भी मेरा होता है कि थोड़ा सा मैं वहाँ पे उस तरह का परफॉर्म साहस भैया, एक्चुअल में। साहस, खुद पे बिलीव रखने का। जो स्वयं पे विश्वास नहीं रखेगा उसका कुछ नहीं होता। दूसरों पे भी विश्वास वही कर पाएगा जो स्वयं पे विश्वास रखता है। अदरवाइज लोग ना अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, ना टीचर पे रखते हैं, ना किसी सिस्टम पे भरोसा रखते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनका जीवन में विश्वास ही नहीं होता। ठीक है? ट्रस्ट रखने का खुद पे। Yes, sir, I can understand, sir. Yes. Yeah, I can understand. यस, ठीक है भाई। और कोई मित्र? एक और सर पूछ लेते हैं कि सर जो इस साल के पेपर होंगे वो 24 वाले स्टाइल पे होंगे कि 17, 18, 19 वाले स्टाइल पे होंगे? सर आपका क्या जो आपका जो लार्ज एक्सपीरियंसेस है उसके बिहाफ पे आप क्या बोल सकते हैं सर? तुम लार्ज एक्सपीरियंस बता करके मुझे भीष्म पितामह बना दे रहे हो, ऐसे नहीं बोलने का। ठीक है? तो लार्ज नहीं, एक्सपीरियंस बोल देने का, लार्ज नहीं बोलने का भाई। ठीक है? मुश्किल होता है बहुत। ठीक। तो रही बात, इस पे एक वीडियो बन सकता है। यूपी पीसीएस पूछता है 150 सवाल। कितने सवाल? 150। जैसे यूपीएससी एथिक्स में बहुत एक लेवल के बाद थ्योरी को बहुत महान नहीं बना सकती, ऐसे ही यूपी पीसीएस एक लेवल के बाद जीएस को बहुत महान नहीं बना सकती। सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट के, सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मल्टीपल स्टेटमेंट के नहीं डाल सकती। उसको फैक्ट 50 से ज़्यादा क्वेश्चन में डालना ही पड़ेगा, नहीं तो पेपर किसी का कंप्लीट नहीं होगा। ठीक? तो हाँ सर, तो ये एक बहुत ही सच्चाई है, ये फैक्चुअल ट्रुथ है। उसमें तो सबको पता है 150 क्वेश्चन में कोई बहुत महान डीप में घुस करके पूछेगा तो किसी का पेपर ही नहीं पूरा होगा, पर्पज डिफीट हो जाएगा। ठीक? तो पहला तो ये हो गया, यानी कि आपको 150 में से 50-60 क्वेश्चन बहुत फैक्ट वाले दिखेंगे। 50 से 60 प्रश्नों में ही सारा खेल हो रहा है। लास्ट ईयर का भी आप देखोगे तो सारा खेल उसने 50-60 प्रश्नों में किया है। ठीक? तो क्या करो, म्यूट कर लो। हाँ, तो क्या करो, अनप्रडिक्टेबिलिटी 50-60 प्रश्नों में है, तो मैंने कहा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, पॉलिटी के माध्यम से 60, 70, 80 प्रश्नों में प्रेडिक्टेबिलिटी ले आओ, कंट्रोल कर लो इस तरह से कि कैसे भी फैक्ट पूछे, कॉन्सेप्ट पूछे, करंट अफेयर पूछे, एप्लीकेशन बेस्ड स्टेटमेंट पूछे, कर ले जाओ इन 3 विषयों के सारे प्रश्नों को। और जहाँ जहाँ वो खेल करेगा, जहाँ जहाँ प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं रहेगी, जहाँ जहाँ आपको लगेगा क्या पूछ लिया, वहाँ लॉजिक्स लगाओ, वहाँ रेशनलिटी का इस्तेमाल करो, अटेम्प्ट लो, साहस दिखाओ। जो लोग 100 अटेम्प्ट करते हैं, 120 अटेम्प्ट करते हैं, उनमें से अधिकतर लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। कुछ का हो जाता है और फिर वहीं यूट्यूब पे रायता फैलाते हैं और कचरा करते हैं। मैंने तो 120 किया था, हो गया। अरे बेवकूफ़ है क्या? यूपीएससी में इतनी अनप्रडिक्टेबिलिटी है, जो 70-80 के नीचे करता है उसका होता ही नहीं। इसलिए नहीं होता है क्योंकि भाई आप अटेम्प्ट लोगे, आपके गलत होने की संभावना ठीक ठाक रहेगी, आपको ज़्यादा अटेम्प्ट लेना पड़ेगा। ऐसे यूपी पीसीएस में भी आपको ज़्यादा अटेम्प्ट लेना पड़ेगा। आदत डाल लो कि किस तरीके से आप अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो, कितना अटेम्प्ट करने के बाद कितनी एक्यूरेसी आ रही। 120 अटेम्प्ट करने के बाद अगर 100 आपका सही हो रहा है तो आप करो 120 अटेम्प्ट। लेकिन अगर आपको 120, 110 क्वेश्चन सही हो रहे हैं नेट 140 अटेम्प्ट करने के बाद, तो 140 ही करना पड़ेगा आपको, और इसका निर्धारण अभी करना पड़ेगा। ठीक है? तो
एग्जाम हॉल में कंट्रोल करने के लिए 3-4 विषय, कंट्रोल करने के लिए आपकी स्किल, आपका साहस और आपका टेम्परामेंट, वही आप कंट्रोल करो, बाकी चीज़ों को छोड़ दो। ठीक, थैंक यू सर। ओके। और कोई मित्र? सर एक क्वेश्चन है सर, 2 क्वेश्चन बुक से और 1 क्वेश्चन निबंध से आया था 24 में सर, उसका कोई सोल्यूशन है या उसको छोड़ने वाले क्वेश्चन है वो? निबंध 24 की बात कर रहे हो? हाँ, 24 सब सर तो एक क्वेश्चन निबंध से आया था प्री में अच्छा, और सर 2 क्वेश्चन बुक पर आए थे सर, वो बिल्कुल हवा नहीं लगा कि कहाँ से पूछा है। अभी मैंने एनालाइज नहीं किया है तो आई कांट कमेंट यार। लेट मी सी, लेट मी गो थ्रू। ठीक है, एक बार देखना पड़ेगा। गुड इवनिंग हाँ सर। पूछो। सर ये जो डिलीट और चेंज वाला है, इसको कैसे वो करें, क्योंकि यही लास्ट में गेम करता है फिर। बेटा वो तो तुम्हारा सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है ना, कि तुम अपनी गलती आयोग पे फोड़ रही हो। माना कि डिलीशन और ये जो उनकी बदमाशी है इसकी वजह से बहुतों का नुकसान हुआ, करियर खराब हुआ और 1 साल बर्बाद हुआ, सही बात है, ठीक। लेकिन किनका हुआ? जो बॉर्डर पे थे, ठीक है ना। और जो डिलीशन का खेल है वो क्या सिर्फ पूजा के साथ हुआ? सबके साथ हुआ ना, दिनेश के साथ हुआ, महेश के साथ हुआ, सबके साथ हुआ। बार बार कह रहा हूँ, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। तुम कंट्रोल कर सकती हो आयोग की डिलीशन को लेकर के? कर सकती हो क्या? कोर्ट खेल सकती हो क्या? नहीं सर। नहीं कर सकते, छोड़ दो ना। 100 कट ऑफ जा रहे, 120 लेके आओ, क्या कर सकते? और कोई विकल्प है? नहीं विकल्प। सर न्यूज़पेपर में भी आया था कि 86 क्वेश्चन ये बेटा ये सब साइकोलॉजी, ये सब सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। इंसान खुद को कैसे न कैसे बोलेगा, नहीं मेरा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ऐसा हुआ था। अरे तुम्हारे पर संवेदना है, सहानुभूति है, लेकिन उसको अपना एक्सक्यूज मत बनाओ। 120 मारो, इतना तेज अटैक करो कि सामने वाले दुश्मन को हवा ना लगे, बजाय इसके कि हाँ मैंने 1 मारा तब उसने 1 मारा। अरे भाई निर्णायक जीत हासिल करो ना। किसने कहा था 90 पे अटक जाओ, 80 पे अटक जाओ? हाँ, व्हेनेवर हिट हार्ड। हाउस ऑफ कार्ड देखा है किसी ने इसमें? इसके यहाँ जंग भरपूर होनी चाहिए ना, तो भरपूर जंग करने का, लिमिटेड नहीं, फुल फ्लेज वार। ठीक है, और कोई मित्र? हो गया? चले अब पढ़ेंगे लिखेंगे। करंट अफेयर चल रहा है, उसको ध्यान दो, कल से पॉलिटी शुरू करेंगे। कंटेंट रेडी है, आज पॉलिटी की क्लास 9:30 से थी, तो 9:30 से क्लास कर लेते या आप लोगों से मिल लेते, फिर पता चलता क्लास कर रहे हैं तो आधे लोगों का सवाल नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये सेशन करना पड़ा। अब रोज़ लाइव मिलेंगे, मुलाकात रोज़ होती रहेगी। अब हम और आप, मतलब मैं और आप अब ज़्यादा फैमिलियर होने वाले हैं, एक दूसरे की कमियां एक दूसरे को पता चलेगी। चलो बर्दाश्त करेंगे 3 महीने। चले अभी, शुभ रात्रि। चलो भैया, बाय बाय।